नमस्ते, कैसे हैं आप? गाइस, हर इंसान किसी न किसी समस्या से परेशान रहता है। किसी इंसान के लिए वो मैरिज में हो सकती है, किसी इंसान के लिए वो रिलेशनशिप में हो सकती है, किसी इंसान के लिए वो प्रोफेशन में हो सकती है, किसी के लिए वो मनी मैनेजमेंट में हो सकती है, कोई कर्जे में हो सकता है, कोई कर्जे देने वाला है और उसका पैसा कोई खा के भग गया है। तो हर इंसान को जो समस्याएं आ रही हैं, उनका रामबाण उपाय कहाँ से हो सकता है? किस ऊर्जा की वजह से हमने ये जीवन धारण करा है? कौन सी वो ऊर्जा है जो हमें हमेशा प्रभावित करती रहेगी? अगर हम उस ऊर्जा के साथ कनेक्ट कर लेंगे तो हो सकता है कि कम एफर्ट देके भी हम ज़्यादा रिजल्ट प्राप्त कर सकें। कई बार लोग ये कंसर्न पूछते हैं कि साहब, हमने एक बार उपाय में, एक बार मंत्र चैंटिंग में इतना हमारा मन आया कि हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन कम्स टू द रियलिटी हमें कुछ बदलता हुआ नहीं दिख रहा है। और इस वजह से आज वो ईश्वर के भी विपरीत हो चुके हैं। आज उनको लगता है कि ये मंत्र चैंटिंग एंड ऑल इन चीज़ों का ढकोसला है, शायद इनका कोई रिजल्ट नहीं आता, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ेगा जब आपको ये पता होगा कि भाई वो कौन सी ऊर्जा है जो आप इसको इस जीवन के अंदर लेके आई हो। ईश्वर वो कौन सा मूल कार्य है जो आपसे करवाना चाहता है, तभी भाग्य उदय हो सकता है। तभी हमें वो कहीं लिमिट होंगी, उनका एक्सेप्टेंस करना पड़ेगा। जैसे कि नवम भाव में बैठा हुआ जुपिटर, इस इंसान के जीवन में 24 साल तक जुपिटर का प्रभाव एक्सट्रीम स्थिति पे आएगा। 24 साल तक जो भी रिलेशन बनेंगे, जो भी प्रोफेशन रहेगा, जो भी एजुकेशन रहेगा, सब पे गुरु का प्रभाव आता रहेगा। आप दशा को, आप और प्लैनेट्स को एक तरफ कर सकते हो, लेकिन आप नवम भाव को, उसमें बैठे हुए ग्रह को और उस ग्रह के अधिपति को अलग नहीं कर सकते। अगर आपने उसके साथ तारतम्य बिठा लिया तो आप समझ जाओगे कि भाई लाइफ को मुझे इस प्लैनेट के अकॉर्डिंग शेप देना है, क्योंकि इस प्लैनेट का प्रभाव तो मेरे ऊपर आएगा ही आएगा। ये वो ऊर्जा है जो मुझे इस जीवन के लिए अंदर लेके आई है, इसके टुवर्ड मुझे बो डाउन करना ही पड़ेगा। जो इंसान वो बो डाउन कर देता है, जो इंसान उस ग्रह के अधिपति, उस ग्रह के देवता, उस ग्रह के ईष्ट, उनके प्रति अपना समर्पण भाव जो है वो जगा लेता है और उस प्लैनेट की वाइब्रेशन के साथ अपने आप को कनेक्ट कर लेता है, उसका भाग्य जल्दी उदय हो पाता है। उसके भाग्य में बूस्ट आपको जल्दी देखने को मिलेगा। और भाग्य के बूस्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप जिस सोसाइटी में रहते हो, जिस कम्युनिटी में रहते हो, वहाँ पर आपको मान सम्मान मिलेगा, वहाँ पर आपको एक्सेप्टेंस मिलेगी। आपको ऐसे लोग देखने को मिलेंगे, कई डाकू हैं जिन्होंने पैसा तो अनाप शनाप बना लिया है, बट कम्स टू द एक्सेप्टेंस, वो एक्सेप्टेंस उनके पास नहीं है। सो एक्सेप्टेंस आती कहाँ से है? नवम भाव से आती है। इसीलिए इस भाव को स्वर्ग कहा जाता है। दिस हाउस इज ऑल अबाउट हेवन। ये इसके अंदर स्वर्ग की एनर्जी है। स्वर्गाधिपति इंद्र का भाव है नवम भाव। आप कभी सोचिए इस बारे में कि अष्टम भाव तक मृत्यु हो जाती है। आप अपनी स्क्रीन पे चार्ट भी देख पाएंगे बार बार कि अष्टम हाउस जो होता है वहां पर इंसान की मृत्यु हो जाती है। फिजिकल बॉडी जो है उसकी डेथ है 8th हाउस। तो फिर 9th हाउस क्या है? 10th हाउस क्या है? यह है आत्मा की यात्रा के हाउसेस। यहाँ से आत्मा की यात्रा स्टार्ट होती है। बॉडी से आत्मा का पृथक होना दिखाई देता है। और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में तो नवम भाव को और धनु राशि को मूल अधिपति राशि मानकर कि साहब एक नया चार्ट बना लेते हैं नवम भाव से और धनु राशि से, और इससे देखते हैं इस पर्सन के भाग्य के बारे में, इस पर्सन के जीवन के बारे में। क्योंकि अगर कोई पर्सन 24 साल तक अच्छा सपोर्ट ना पाए अपनी फैमिली का, अपने कल्चर का, अपने रिलेटिव्स का, अपने आस पड़ोस का, हर इंसान उसे ब्लॉक कर रहा हो, जैसे कि नवम भाव में बैठा हुआ जुपिटर, अगर ये नीच का और हो गया तो पर्सन को हेल्थ इश्यूज आएंगे, उसको रिलेशनशिप में इश्यूज आएंगे। आप शुक्र को देख रहे हो, आप मंगल को देख रहे हो, आप सप्तम भाव को देख रहे हो, लेकिन हाउस भी किसी पर्टिकुलर एज को रिप्रेजेंट करता है। 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है 25 to 27, 28 तक के नंबर को। तो आपकी जो एज ड्यूरेशन है उसमें आप किसी एक पर्टिकुलर हाउस से बहुत गहरा रूप से कनेक्ट करते हो, और आत्मा हमेशा नवम भाव से कनेक्ट करती है। नवम भाव से आत्मा का मूल कनेक्शन जो है, मूल संबंध जो है वो बना हुआ है। और अगर इस नवम भाव में कोई प्लैनेट है या इसका स्वामी जिस पर्टिकुलर हाउस में बैठा हुआ है, उसके रिगार्डिंग कर्म आपको करने भी पड़ेंगे और वही आपके जीवन को शेप देगा। आप देखेंगे अगर किसी पर्सन का 24 साल तक का ही टाइम बिगड़ गया, लाइक 24 साल तक अगर उसको हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, उसको फैमिली में इश्यूज आ रहे हैं, उसके आसपास का लोग उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, एजुकेशन लेने जाता है टीचर उसको पीट देता है, तो फिर वो इंसान कैसे ग्रो करेगा? आप कह सकते हो कि भाई तुम्हारे चार्ट के अंदर योग जो है वो बहुत बड़ा कोई पीएम बनने के हैं या सिविल सर्वेंट बनने के हैं, बट कम्स टू द रियलिटी भाई 24 ईयर्स तक उसने इतना टॉर्चर सहा है, इतने ट्रॉमेटिक एनवायरनमेंट से वो गुजरा है, उसकी फैमिली की सिचुएशन इतनी खराब रही है कि वो पर्सन ग्रो नहीं कर पाया, उसको वो ग्रोथ नहीं मिली। तो आपके राजयोग, आपकी दशाएं, आपके राइजिंग साइन, आपका मून साइन एक तरफ धरा रह जाता है जब नवम भाव की बात आती है। ये हाउस इंद्र का हाउस है, भाग्य का हाउस है। 9th हाउस को कहते हैं कि 24 ईयर्स तक आपके जीवन पे इसका इन्फ्लुएंस आता है, और हम इसके रिगार्डिंग बहुत डेप्थ में चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। हम दोनों तरफ से चीज़ों को समझेंगे कि अगर नवम भाव में कोई प्लैनेट बैठा हुआ हो वर्सेस नवम भाव का स्वामी कहीं बैठा हुआ हो। अब यहाँ पर कई लोगों को कंफ्यूजन आएगा, स्क्रीन पे आप देख पाओगे 9th हाउस में प्लैनेट का अर्थ है कि 9th हाउस में जैसे प्लैनेट मून बैठा हुआ है, कि 9th हाउस में साहब यहाँ पर मून जो है उसकी पोजीशन है, यहाँ पर मून बैठा हुआ है, वर्सेस 9th हाउस में 7 नंबर की राशि आ रही है। तो 7 नंबर की राशि का स्वामी कौन है? लिब्रा, उसके स्वामी है शुक्र। तो आपको देखना होगा कि शुक्र जो है वो किस हाउस के अंदर बैठे हैं। लेट्स से शुक्र बैठे हुए हैं, वीनस यहाँ पर है कि वीनस जो है सप्तम भाव में बैठा हुआ है। तो इसका इंडिकेशन क्या है? इसका इंडिकेशन है
कि जातक की आत्मा जो है वो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप करना चाहती है, कहीं ना कहीं सामंजस्य बिठाना चाहती है, और जितनी जल्दी ये पर्सन सामंजस्य बिठाना सीख लेगा उतनी जल्दी ये ग्रो कर पाएगा। तो नवम भाव में अगर कोई प्लैनेट है, नवम भाव का अधिपति जिस राशि में जिस भाव में बैठा हुआ है वही आपके जीवन को ग्रो कर सकते हैं। उन्हीं के अंदर वो ग्रोथ देने की क्षमता होती है, ताकत होती है। इससे आप ये भी जान सकते हैं कि इस जन्म के उपरांत भी क्या आपको कोई और जन्म लेना पड़ेगा, क्या इस जन्म के बाद भी कोई नया जन्म होगा, कितने जन्म आपने ले लिए हैं, इन सबको अगर आपको जानना है। क्योंकि अगर जन्म लिए हैं तो किसने लिए हैं, शरीर ने तो लिए नहीं, आत्मा ने लिए हैं। आत्मा कम्स फ्रॉम द 9th हाउस। आत्मा, आपका जीवन, आपका जो जीव है वो नवम से आता है। इसीलिए नवम भाव को नाड़ी एस्ट्रोलॉजी गिव्स द मोस्ट, मतलब प्राइम इंपॉर्टेंस जो है वो 9th हाउस को, 9th में आ रहे ज़ोडिएक साइन को दी जाती है। इससे आपका आत्मीय कनेक्शन, आत्मीय संबंध आप समझ सकते हो। कई बार लोग पूछते हैं कि हमारा और किसी पर्सन का सोल कनेक्शन है या नहीं है। उनको ये नहीं पता कि उनकी सोल रिप्रेजेंटेड बाय विच प्लैनेट। इफ दैट पर्टिकुलर प्लैनेट इज सिटिंग इन समवन्स उपपद और रिप्रेजेंटेड बाय द उपपद, देन देयर इज द इंडिकेशन कि इसमें सोल कनेक्शन है। टू डिफरेंट थिंग, कार्मिक कनेक्ट एंड द सोल कनेक्शन। तो पहले आप सोल को तो समझो, सोल है कहाँ? सोल इज इन द 9th हाउस। सोल यहीं से उत्पन्न होती है, यहीं से उसकी उत्पत्ति है, यहीं से उसका प्रकाश जो है वो और हाउसेज में फैलता है। और इस प्रकाश से आप अगर कनेक्ट कर गए तो आप अपनी लाइफ को ग्रो कर पाओगे, क्योंकि आप वो एक लिमिट सेट कर लो कि भाई ये काम है जो मुझे करने हैं, ये वो काम है जो मुझे नहीं करने हैं। जैसे कि 9th हाउस में बैठा हुआ जुपिटर, आई टोल्ड यू अबाउट इट। इसमें अगर 24 साल तक बच्चा धार्मिक है, क्योंकि वो धार्मिक होगा, वो स्पिरिचुअल बनेगा, आध्यात्मिक होगा, फिलोसफिकल होगा, तो उसको ऐसी एजुकेशन स्ट्रीम लेनी चाहिए जो कि थोड़ी धार्मिक बाय नेचर है। एजुकेशन जो है उसका गुरु से प्रभावित रहेगा, क्योंकि 24 साल तक उसकी बेसिक प्राइमरी और एजुकेशन हो जाएगी, कॉलेज एजुकेशन हो जाएगी। अब अगर वही जुपिटर रेट्रोग्रेड है, पीड़ित है, अस्त है, कंबस्ट है, नीच का है, तो उसे बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जीवन अकेला हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर नवम भाव में जो प्लैनेट बैठा हुआ है, अगर वो नीच का हो गया, जैसे कि नवम भाव में कोई राशि तो आ रही होगी, 9th हाउस आपने समझ लिया कि 9th हाउस कहाँ है, दिस इज द 9th हाउस। अपनी चार्ट को उठा लीजिए, अपनी कुंडली को खोल लीजिए और 9th हाउस को देखिए। इसमें अगर कोई प्लैनेट बैठा हुआ है और वो नीच का हो गया, तो आपको 24 साल तक उस प्लैनेट के रिगार्डिंग स्ट्रगल्स को फेस करना पड़ेगा। लोग कहते हैं भाई हमारा जो चंद्रमा है बड़ा अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा सिचुएटेड है, सब कुछ ठीक है, फिर भी मेरे नवम भाव में शुक्र जो है वो नीच का है, वर्गो साइन है और शुक्र वहाँ बैठा हुआ है। अब इसका इंडिकेशन क्या है कि आपका चंद्रमा तो अच्छा है, लेकिन शुक्र नीच का होने की वजह से आपको मटेरियल चीज़ों के अंदर, कि भाई मैंने मेरे पिताजी से कहा था कि PS5 ला दो, नहीं लाए, तो क्या हुआ, शुक्र बिगड़ा। तो शुक्र बिगड़ने से मटेरियल सुख संपत्ति, मटेरियल व्यवस्थाओं की या फिर रिलेशनशिप्स में 24 ईयर्स तक आपको बैकलॉग्स और चैलेंजेस ही देखने को मिलेंगे। और फिर ये आपके माइंड में एक स्थान बना लेगा, एंड दिस इज कॉल्ड एक टाइप की आप कह सकते हो साइकोलॉजी आपकी बन जाएगी कि यार अब हो सकता है कि सब में ही मुझे ऐसा देखने को मिले। भाई 24 साल तक अगर कोई कंटिन्यू एक चीज़ में फेल हो रहा है तो आप उससे क्या उम्मीद करोगे कि अब वो एकदम से बदल जाएगा? नहीं। तो आप दशास को, हाउसेस को भी एक तरफ रख सकते हो, प्लैनेट को एक तरफ रख सकते हो। अगर किसी पर्सन के बारे में जानना है कि इसका चाइल्डहुड कैसा रहा है, ये जानना है कि आपको कि यार ये पर्सन मेरा सोल कनेक्शन हो सकता है नहीं हो सकता है, आप अपनी आत्मा को जाने बिना नहीं जान सकते। भाग्य उदय के बारे में यही हाउस बताता है। जैसे कि शुक्र यहाँ पर नीच के हुए, पर्सन ने क्या करा, पर्सन ने सामंजस्य कर लिया शुक्र के साथ। उसने पहले ही समझ लिया साहब मेरे को 24 साल तक शुक्र से समस्या आएगी, तो लेट मी नॉट डिमांड शुक्र रिलेटेड थिंग्स फ्रॉम माई फादर, फ्रॉम माई मदर, माई फैमिली, एंड लेट मी नॉट डिमांड रिलेशनशिप, लेट मी गिव दैम। मुझे उन्हें देने की कोशिश करनी चाहिए, मुझे वहाँ पर थोड़ा गिविंग नेचर, गिविंग एटीट्यूड बनाना चाहिए, क्योंकि ये स्वर्ग है। देवता क्या करते हैं, व्हाट देवता डू, बेसिक ड्यूटी ऑफ देवताज इज देना। तो यहाँ पर जो भी है उसका दान होना चाहिए, उसको देना चाहिए। अगर वो नीच का है, पीड़ित है, अस्त है, रेट्रो है, उसका दान करो, तभी जाके शांति आ पाएगी उसके अंदर। अदरवाइज आप उसमें स्ट्रगल ही फेस करते रहोगे। आप कहोगे साहब चंद्रमा तुम्हारा बहुत अच्छा है, तुम तो बड़े आनंद कर रहे हो, पर्सन परेशान है बेचारा। अगर यहाँ पर मंगल हो जाए 9th हाउस के अंदर, तो आपकी आत्मा का क्या लक्ष्य आप मानते हैं कि मेरी आत्मा का क्या लक्ष्य हो सकता है? आपकी आत्मा का लक्ष्य कहीं ना कहीं संबंधित है, कहीं ना कहीं कनेक्टेड है मंगल से। आपका इस जीवन में जो उद्गम हुआ है, जो आगमन हुआ है आपकी आत्मा का, वो मंगल रिलेटेड कर्मों को क्लियर अप करने के लिए हुआ है। मंगल से आप ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टेड फील हो सकता है करते हो, या फिर शुरुआत जो रही है आपके जीवन की उसमें मंगल का बहुत इंटेंस प्रभाव रहा है। कैसे रहा है? अगर नेगेटिव साइड में बात करें कि मंगल नवम भाव में नीच का है, अस्त है, रेट्रोग्रेड है, उसकी नकारात्मक तक झलक रही है, तो इसका इंडिकेशन क्या होगा? इंडिकेशन होगा कि साहब घर में तनाव रहा, फैमिली में डिस्प्यूट्स रहे,
प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज रहे, प्रॉपर्टी में मनी इन्वेस्ट करी, गलत जगह चली गई, लीगल केसेस को देखा, परिवार ने शुरू से ही लीगल इश्यूज में हम फंसे रहे, हमें बार बार तनाव का सामना करना पड़ा, हमारे ऊपर फॉल्स एलिगेशंस लगे, या फिर हमें जॉब रिलेटेड इश्यूज आए, मतलब फैमिली में किसी को जॉब पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ा और उससे मेरा बचपन बिगड़ा, सिबलिंग्स के साथ इश्यूज आए। और अगर यही मंगल दूसरी तरफ हम बात करें कि अगर थोड़ा पॉजिटिव है, अच्छी राशि में है, अच्छा बना हुआ है चार्ट के अंदर नवम भाव में, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि आपका आगमन मंगल की वजह से हुआ है। और मंगल के लिए आपको क्या करना चाहिए या क्या अच्छी चीज़ें आपके जीवन में हो सकती हैं? आप कोई टेक्निकल एजुकेशन ले सकते हो। आप टेक्निकल एजुकेशन का मतलब है मेडिकल, इंजीनियरिंग या फिर किसी तरह का आप कह सकते हो एनालिटिकल ब्रेन जो है वो आपका शुरू से रहा है। तो आप कहेंगे कि आपको 24 ईयर्स तक मंगल ने सबसे अधिक प्रभावित करा है। अगर वो बेकार है तो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं मंगल की, और अगर वो पॉजिटिव है तो सकारात्मक ऊर्जाएं हैं मंगल की। अगर हम बात करें जुपिटर की, कि साहब मेरे नवम भाव में गुरु बैठे हुए हैं। नवम भाव में गुरु का अर्थ क्या है कि बचपन से लेके अब तक, मतलब 24 साल के आसपास तक, मतलब आपकी थिंकिंग में, आपकी फिलॉसफी में गुरु जो है अब समा चुके हैं। गुरु समा चुके हैं, इसका अर्थ क्या है कि आप एक ज्ञानी पर्सन है, एक फिलोसफिकल पर्सन है, मतलब एक फिलोसफर टाइप की क्वालिटी आप अपनी आत्मा रखती है। आपकी फैमिली आपके ग्रैंडफादर से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। आपके दादा का जो प्रभाव है वो आपकी फैमिली पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई देता है। और कैसे दिखाई देता है कि साहब अभी तक फैमिली जो है ग्रैंडफादर के फाइनेंस के ऊपर आधारित है, उन्हीं का नेम जो है वो चला जा रहा है, उन्हीं से हमको जाना जाता है। या फिर नकारात्मक में अगर हम कहें कि भाई मेरा तो गुरु जो यहाँ पर कमज़ोर है, अस्त है, नीच का है, रेट्रोग्रेड है। क्या कमज़ोर होता है वो मैंने शुरू में बताया, उसको भी एक बार देखिएगा कि अगर अस्त हो गया, नीच का है, रेट्रो है, तो आप कहेंगे कि साहब हमें ग्रैंडफादर से बड़े इश्यूज़ आए हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स का हमने सामना करा है। आप कहेंगे कि मैंने हेल्थ इश्यूज़ का सामना बहुत करा है, स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ ने मुझे बहुत परेशान करा है, मेरी टीचिंग से परेशानी आई है, एजुकेशन में परेशानियों को मैंने देखा है, मैंने एजुकेशन स्ट्रीम बदली है, या फिर मुझे मेरे टीचर्स के साथ परेशानी, 1-on-1 परेशानी फेस करने को मिली है, अकेलापन आ गया है जीवन में। बहुत आध्यात्मिक होने की कोशिश करते हैं बट वही अध्यात्म हमें पीछे धकेलने लगा है। वहीं अगर ये गुरु पॉजिटिव हो गए तो तब आप कहेंगे कि आपका जो नवम भाव है इसके अंदर कहीं ना कहीं अध्यात्म का बहुत स्ट्रांग प्रभाव है, बहुत गहरा प्रभाव है। और आपका आगमन इस जीवन में, चाहे आपका गुरु अच्छा हो या बुरा हो, आपका आगमन इस जीवन में एक टीचर बनने के लिए हुआ है। पिछले जीवन में कहीं ना कहीं वो टीचिंग का ही कार्य जो है वो आप निरंतर रूप से कर रहे थे और उसी को लेकर आप इस जीवन के अंदर आए हो। आपकी पर्सनैलिटी के अंदर फिलोसोफर, टीचर, एक एजुकेशन देने वाला पर्सन, एक हम्बल पर्सन जो है वो झलकेगा और यही आपकी पर्सनैलिटी को शेप करेगा। 9th हाउस के जुपिटर को मैं सबसे अच्छा जेंटलमैन मानता हूं, लेकिन मूल बात क्या है कि शुरुआत पे आपके जीवन पे गुरु का प्रभाव है। आप हमेशा भागते हो तामसिक लोगों से दूर, आप हमेशा भागते हो ऐसी चीज़ों से दूर कि भाई ये चीज़ें मुझे पॉल्यूट कर देंगी। तो जब ग्रोथ की बात आती है, ग्रो करने की बात आती है, तो नवम भाव का गुरु बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं दे पाता कई चार्ट्स में। उसका रीज़न क्या है, उसका कारण क्या है कि पर्सन अपने आप को बहुत स्पिरिचुअल बना लेता है। जब वो स्पिरिचुअल हो जाता है तो वो समाज से, सोसाइटी के साथ कनेक्ट नहीं कर पाता और दानी प्रवृत्ति का पर्सन होता है यहाँ पर। तो नवम भाव ने ही पर्सन की शेप कर दी, उसकी बॉडी शेप कर दी, माइंड शेप कर दिया। ऐसे लोगों से तो मैं कहूँगा कि अगर आपका गुरु नवम भाव में बैठा है, 24 ईयर्स तक सावधान रहें किसी संबंध से, किसी रिलेशन से। कोई रिलेशन आपको झटका दे सकता है, आपको टॉर्चर अप कर सकता है, आपको परेशानियां रोक सकता है। Getting the point? Because Jupiter is what? Jupiter is all about relationship नहीं, Jupiter is all about pure energies। और वहाँ एक विरोध झलक रहा है। अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अगर हम जाते हैं टुवर्ड प्लैनेट चंद्रमा इन द 9th हाउस। चंद्रमा अगर नवम भाव में होंगे तो क्या आप कह सकते हैं इनके बारे में? आप कह सकते हैं कि आपका जो बचपन है उसके ऊपर प्लैनेट मून का बहुत गहरा इन्फ्लुएंस है और बचपन पे चंद्रमा का प्रभाव हमेशा बहुत पॉजिटिव माना जाता है। ऐसा इंसान जो है अपनी मदर के संरक्षण में अपने जीवन को व्यतीत करता है कि भाई मदर का मेरे ऊपर इतना प्रभाव रहा, इतनी प्रोटेक्शन उधर से आई कि मेरा तो सब कुछ कार्य जो है वो मदर की कृपा से आराम से हो गया। आपको इमोशंस ड्राइव करते हैं, इमोशंस आपके ऊपर पूर्ण रूप से कंट्रोल करेंगे। 24 ईयर्स तक आप अपनी लाइफ में बड़े फ्लक्चुएशंस को देखोगे, क्योंकि चंद्रमा की मूल आदत क्या है? मूड स्विंग इसकी आदत है, फ्लक्चुएट करता रहता है, लाइफ को रोलर कोस्टर बना के रख देता है। लाइफ को वो प्लानिंग नहीं आने देता है कि मैं अपनी लाइफ को प्लान नहीं कर पाया। चंद्रमा की वजह से ये समस्या होती है। जुपिटर अगर 9th हाउस में हो तो पर्सन सिविल सर्विसेज के लिए चला जाता है, बट अगर चंद्रमा 9th हाउस में हो तो वो अपनी अप्रोच को चेंज करता रहता है। चंद्रमा भी एक ऐसे प्लैनेट हैं जो गुरुओं के साथ मिलते ही गजगेसरी योग लगाते हैं, तो यहाँ पर भी संभावनाएं रहती हैं कि पर्सन अपने आप को शो कर सकता है, अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है इन द सिविल सर्विसेज और एनी टाइप ऑफ एग्जाम, जो कि कहीं ना कहीं प्लैनेट मून, मतलब औरों को नरिशमेंट, औरों की सर्विस करने, औरों की सेवा करने से जुड़े हुए हों, क्योंकि 9th हाउस के चंद्रमा में सेवा करने का भाव विद्यमान होता है।
आपके शुरुआत से आपके ऊपर इन्फ्लुएंस मदर का बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर रिप्रेजेंट होता है, रिफ्लेक्ट होता है। अगर ये चंद्रमा नेगेटिव हो गया, नेगेटिव का मतलब क्या है आप समझ सकते हैं, इसमें वीडियो के अंदर ही हमने बताया है कि नेगेटिव का अर्थ क्या है, उसको एक बार देखिए टाइम स्टैम्प्स में। अदरवाइज नीच का हो गया, अस्त हो गया, मतलब सूर्य के बहुत करीब है, अमावस का चंद्रमा है, तो नकारात्मक ऊर्जाएं चंद्रमा की देखने को मिलेंगी कि साहब वो इमोशनल अवेलेबिलिटी कभी किसी की थी ही नहीं, अकेले ही जीवन को जिया, अकेले ही सब कुछ को समझा, किसी ने वो इमोशनली सपोर्ट करने की कोशिश नहीं करी। इमोशनली बहुत हॉलो फील होता है, बहुत खाली खाली फील होता है। और अगर पॉजिटिव चंद्रमा, पॉजिटिव चंद्रमा इन द 9th हाउस हेल्प्स यू अलॉट। भाग्य उदय में सबसे अच्छा प्लैनेट 9th हाउस का चंद्रमा हो सकता है, अगर एक समस्या को, एक कमी को कम कर ले, एक कमी को निदान कर ले, और वो कमी है बिना सोचे समझे किसी संबंध में चले जाना। क्योंकि चंद्रमा में वो रोहिणी के प्रति जो अट्रैक्शन है, आकर्षण है, वो इतना स्ट्रांग है कि जहाँ पर भी ये बैठता है वहाँ पर कोई दाग लगा सकता है अगर पर्सन किसी संबंध में चला जाए। दागी ऊर्जाएं चंद्रमा के अंदर रहती है। आप इसके अंदर ब्लैक स्पॉट हमेशा देखोगे, चाहे ये फुल मून हो, न्यू मून हो, जो भी हो, आप इसमें ब्लैक स्पॉट पाओगे। और नवम भाव आपके ज्ञान का है, नवम भाव आपकी प्रतिष्ठा का है, वहाँ पर अगर ये ब्लैक स्पॉट लगा रहा है तो कई बार ये कर्जे से, कई बार ये आप कह सकते हैं कि किसी संबंध से, किसी रिलेशन से, या कई बार ये जो समस्या है वो लेके आता है लॉन्ग डिस्टेंस के संबंधों से इन द 9th हाउस। तो इसका थोड़ा सा पर्सन को जो है वो ध्यान रखना चाहिए। ओवरऑल आपके 24 ईयर्स तक कॉज मून का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, आई थिंक सो साइकोलॉजी या कोई ऐसी एजुकेशन की स्ट्रीम जिसके ऊपर चंद्रमा का बहुत अधिक प्रभाव हो, उसी की तरफ आपको जाना चाहिए जब आपके 9th हाउस में मून का इन्फ्लुएंस आ रहा हो। अगर आप कहेंगे कि 9th हाउस में साहब मेरा मर्क्यूरी का इन्फ्लुएंस है, बुध का इन्फ्लुएंस है, तो क्या कह सकते हैं, 9th हाउस में जो भी प्लैनेट होगा गाइज वो आपको 24 ईयर्स तक, मतलब शुरुआत में आपके जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करेगा। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर बुध बैठे हुए हैं, तो बुध कैसे प्लैनेट है? बुध एक कैलकुलेटिव प्लैनेट है, डिप्लोमेटिक प्लैनेट है। इसका अर्थ है कि आपके बचपन पे बुध का काफ़ी प्रभाव रहा है, और बचपन में जब बुध का प्रभाव आएगा तो पर्सन का बचपन बड़ा एक कहता है ना कि नॉटी चाइल्ड, मतलब इंजॉयमेंट ओरिएंटेड पूरी वाइब्रेशन है बुध के 9th हाउस में, वो बन के बाहर निकलती है। अगर ये बुध कमज़ोर हो गए, कमज़ोर कैसे होते हैं या पीड़ित कैसे होते हैं आप जानते हैं, अस्त हो गए, नीच के हो गए, वक्री हो गए, तो बुध से समस्याएं जनरेट होंगी। समस्याएं कैसी होंगी कि हमने एजुकेशन के अंदर कॉमर्स में चले गए, सीए में चले गए, या फिर कोई टेक्निकल फील्ड की तरफ हमने अपनी अप्रोच लगाई और वहाँ पर वो पूरा करने में उसको समस्या आई, हम उसे पूरा नहीं कर पाए, उसमें हमें ब्रेक्स का सामना करना पड़ा, या फिर हमें हमारी बुआ पक्ष से काफ़ी समस्या इन द फैमिली देखने को मिली, फैमिली में डिस्प्यूट्स काफ़ी देखने को मिले, काफ़ी कम्युनिकेशन जो है वो बिल्कुल कोलैप्स कर गया था, कम्युनिकेशन हो ही नहीं पा रहा था इन द फैमिली व्हेन बुध इज इन द 9th हाउस। या फिर पहले से आप कोई बिजनेस करते थे लेकिन वो बिजनेस फेल कर गया और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट मेरे चाइल्डहुड पे आया और आज भी वो मेरे लिए एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन बना के बैठा हुआ है। और अगर ये बुद्ध पॉजिटिव हो गए यहीं पर तो पर्सन कैसा होगा कि समस्याएं थी लेकिन मैंने अपनी बुद्धि का, अपनी डिप्लोमेसी का, अप्रोच का यूज़ करके सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया। आपकी शुरुआत से ही जो परवरिश है उस पर बुद्ध का प्रभाव आने की वजह से, क्योंकि आपकी आत्मा आई तो बुद्ध से ही है ना, आपकी आत्मा का मूल काम क्या है कि आपको वो बुद्ध जैसी वाइब्रेशन उसने प्रदान करी है कि आप बचपन से ही उसकी इच्छा है कि आपको एक डिप्लोमेटिक पर्सन बनाए, आपको एक कैलकुलेटिव पर्सन बनाए, एक बिजनेसमैन बनाए, या कोई ऐसा पर्सन बनाए जो कि फाइनेंस की फील्ड में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और इसका कार्य क्या है, क्यों ये बनाना चाहते हैं? या तो आप अपनी बिल्कुल नियर की जो बुआ है उनकी हेल्प करें इसकी वजह से, या फिर आप बाहर निकल कर ऐसे लोगों की जिनका कोई और संरक्षण करता नहीं है, कोई मदर नहीं है, कोई फादर नहीं है, उस पर्सन की हेल्प करें। दिस इज द अप्रोच ऑफ बुद्ध इन द 9th हाउस, अगर वो अच्छे होके बैठते हैं। कितने जन्म हो चुके हैं, कितने जन्म और बाकी हैं एंड ऑल, इसकी भी अंडरस्टैंडिंग हम इससे कर सकते हैं, बट अभी चीज़ों को थोड़ा हम बेसिक रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यहाँ पर सूर्य महाराज बैठे हुए हैं कि मेरे 9th हाउस में तो सूर्य बैठे हुए हैं, देखिए गाइस, नवम भाव आपके बचपन को शेप करता है, नवम भाव आपकी आत्मा की गति को दिखाता है, नवम भाव ये इंडिकेट करता है कि पास्ट में ये पर्सन क्या कर रहा था। अगर नवम भाव में बैठा हुआ प्लैनेट अच्छी वाइब्रेशन को लेके बैठा हुआ हो, जैसे कि उच्च का है साहब, मजबूत प्लैनेट है, अच्छा प्लैनेट है, अच्छी राशि में बैठा हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि आपको सूर्य का अच्छा प्रभाव मिलेगा। जब सूर्य का बचपन में आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा तो फादर से अच्छा खासा सपोर्ट आएगा, फादर हमेशा आपके लिए रेडी रहेंगे, फादर की तरफ से किसी भी समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा और फादर की बनाई हुई पूरी संपत्ति या पूरी लेगेसी का लाभ आपको मिल पाएगा। वो अथॉरिटेटिव फिगर आपके अंदर बचपन से ही आने लगेगा। परिवार में माहौल भी ऐसा होगा जिसमें गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस काफ़ी है, परिवार में नेता का, पॉलिटिशियंस का, गवर्नमेंट का, इनका इन्फ्लुएंस काफ़ी आ रहा है। अथॉरिटेटिव फिगर वहाँ पर बने हुए हैं जो कोई कमांड करते हैं, रूल करते हैं। और अगर यहीं ये सूर्य जो है वो कमज़ोर हो गए, पीड़ित हो गए,
तो आप क्या कहेंगे इनके बारे में? आप कहेंगे कि अब ये सूर्य फॉल कर गए, इसकी वजह से आप फैमिली में आए, आपकी आत्मा जिस परिवार में आई, आपने देखा कि इस परिवार में तो पहले से ही बहुत सारी समस्या चल रही है साहब। यहाँ तो पहले से ही पूरा जो पावर स्ट्रक्चर है बिगड़ा पड़ा है, कोई किसी की बात ही नहीं सुन के राजी है। फादर ग्रैंडफादर की बात नहीं सुन रहे, वो मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे, एक दूसरे से सपोर्ट चैनलाइज नहीं हो रहा, ये आपको यहाँ महसूस होगा। और फिर आपका मेन कार्य क्या है? आपका मेन कार्य ये है कि आप वो पावर स्ट्रक्चर वापस से बनाएं, बिल्ड करें। दैट इज़ द बेसिक वर्क फॉर यू। अगर आप वो कर लेते हैं जल्दी से जल्दी तो वो आपके भाग्य उदय के लिए सबसे अच्छा है। और अगर आप उसे करने से पीछे हट जाते हैं कि यार मेरा इससे क्या लेना देना, मैं यहाँ से निकलता हूँ, तो वो भाग्य उदय के लिए काफ़ी ट्रॉमेटिक हो सकता है। कॉज सूर्य एक ऐसे प्लैनेट हैं जो 24 में 28 में भाग्य उदय को इंडिकेट करते हैं, अर्ली टू अर्ली इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर भाग्य उदय होने की बहुत अच्छी संभावना होती है। और भाग्य उदय कब हो सकता है? जब आप सूर्य से कनेक्ट करोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखोगे। अगर आप मानते हो कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ, आई एम रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देन ग्रेट। इफ यू आर नॉट, देन यू शुड गो टू टेम्पल एवरी डे, वर्शिप लॉर्ड राम। भगवान राम की आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए जितना हो सके। आप अगर अपने घर में भी रामचरितमानस करना शुरू कर दें ईस्ट फेस करके, और साउथ, ईस्ट और साउथ, तो यहाँ पर काफ़ी हेल्प मिल सकती है। और अगर आपके घर में साउथ की तरफ कोई भी पॉल्यूटेड सामान रखा हुआ है, ख़राब सामान है, मटेरियल बिल्कुल बेकार है, कोई ख़राब चीज़ है, तो उसको जितनी जल्दी हो वहाँ से निकाल दीजिए, क्योंकि ये आपके भाग्य को कहीं ना कहीं ब्लॉक करती हुई ऊर्जा है। अगर हम बात करें प्लैनेट शनि के बारे में कि शनि इज सिटिंग इन द 9th हाउस, देखिए गाइस, जो भी प्लैनेट 9th हाउस में बैठेंगे वो आपके जीवन को, आपके बचपन को, आपकी साइकोलॉजी को, आपकी थिंकिंग को शेप करेंगे। जब शनि जैसे प्लैनेट 9th हाउस के अंदर आएंगे तो भारी प्लैनेट हैं, बड़े प्लैनेट हैं, धीमे धीमे चलते हैं, काफ़ी समय लेते हैं अपनी थिंकिंग को या अपने रिजल्ट को अनलॉक करने में, बट एक बात कन्फर्म है कि रिजल्ट निकालते हैं। तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं इनके ऊपर कि जो भी होगा, बात ये एट द एंड फाइनल कोई सॉल्यूशन करेंगे। मैच्योर ऊर्जाएं हैं शनि की 9th हाउस में, तो जो आपका बचपन है उसके ऊपर वो मैच्योर आउटलुक ऑफ प्लैनेट सैटर्न रिफ्लेक्ट करता है कि या तो ऐसी फैमिली में आपने जन्म लिया है जिसके अंदर सब कुछ धीमे धीमे तरीके से होता है, मैच्योर तरीके से होता है, पावर स्ट्रक्चर सही है, सबको पता है किसको क्या कार्य करना है, एक जस्टिस ओरिएंटेड फैमिली है, ओवर मटेरियल नहीं है लेकिन ओवर स्पिरिचुअल या मेडिटेशन में इन्वॉल्व फैमिली है, या फिर एग्रीकल्चर से लिंक्ड है कि पहले से आप गाँव में रहते थे एंड ऑल, वो 9th हाउस से देखा जाता है। अगर ये शनि अच्छे हो गए तो ये सारी चीज़ें अच्छे रूप में दिखाई देंगी। और अगर ये शनि बेकार हो गए, नीच के हो गए, शत्रु हो गए, शत्रु राशि में बैठ गए, अस्त हो गए, तो यही ऊर्जा नकारात्मक हो जाएगी। फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि जो चीज़ अभी तक हमारे लिए पॉजिटिव थी, जैसे कि शनि हमारे लिए पॉजिटिव थे, अब वो हमारे लिए नेगेटिव हो गए। अब हमें समस्या आ रही है जॉब में, हमारी फैमिली में ज़्यादातर लोगों को जॉब इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं। हमारी फैमिली में मेरे बचपन में ऐसी समस्याएं घटित हुई जिससे कि मान लो फादर की नौकरी चली गई, सब ग्रैंडफादर को कोई इश्यूज़ आ गए, उनको हेल्थ इश्यूज़ आ गए, कोई क्रॉनिक इश्यूज़ आ गए, और उनका हमें सामना करना पड़ा, उससे हमारा चाइल्डहुड बिगड़ गया। तो मैं मानता हूँ कि किसी भी पर्सन का भाग्य है उसके 9वें भाव में बैठे हुए ग्रह पे और 9वें भाव के अधिपति पे बहुत निर्भर करता है। आपको इनकी जानकारी अवश्य होनी चाहिए अगर आप अपने भाग्य को शेप करना चाहते हो। अगर नकारात्मक शनि हो गए हैं तो इनका उपाय करना शुरू करिए। उपाय क्या हो सकता है? बेस्ट टू बेस्ट उपाय शनि का इन द 9th हाउस किसी गुरु के प्रति अल्टीमेट डिवोशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी आत्मा ने आपको ये कार्य सौंपा है कि आप मैच्योर तरीके से किसी गुरु की या तो सेवा करेंगे या फिर समाज की सेवा करेंगे, यह आपके ऊपर कार्य है। इवन गुरु और शनि कनेक्ट हो जाएं और गुरु के हाउस में शनि बैठ जाए तब यही योग बनता है। इस योग में होता क्या है कि आपके ऊपर ये एक बाउंडेशन है, एक बाउंड्री है कि आप समाज की, सोसाइटी की सेवा करें। आप उसको जितना जल्दी करना शुरू कर देंगे उतनी ही जल्दी आपका भाग्य उदय हो सकता है। 32, 34 ये एजेस हैं प्लैनेट सैटर्न की, उनमें भाग्य उदय कुछ इंडिकेट हो सकता है, लेकिन कब हो पाएगा? जब आप शनि को अनुकूल बनाएंगे, क्योंकि अंततः शनि का इन्फ्लुएंस आपके भाग्य के ऊपर सबसे अधिक है। इसके अलावा, इसके साथ साथ आपको ये भी देखना चाहिए कि और प्लैनेट्स किस तरह शनि से इंटरेक्ट कर रहे हैं और कौन सा प्लैनेट स्वामी है 9th हाउस का और वो कहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर हम बात करें राहु की कि राहु इज सिटिंग इन द 9th हाउस, तो 9th हाउस इज द हाउस जो आपके बचपन को शेप करता है, आपकी साइकोलॉजी को, आपकी थिंकिंग को शेप करता है। जो भी प्लैनेट 9th हाउस में बैठेंगे वो आपके बचपन को शेप करेंगे और इंडिकेट करेंगे कि आपकी आत्मा इस जीवन में किस स्पेशल कार्य को करने के लिए आई है। क्योंकि यहाँ पर राहु महाराज बैठे हुए हैं। राहु महाराज आप कह सकते हैं कि जीवन जीने की जो इच्छा है वो इनके अंदर सबसे अधिक है। ये जीवन में बहुत कुछ देखना चाहते हैं, बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, बहुत नया कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं। एक्सपेंशन इनकी मूल अप्रोच है
कि आज मैं इस कंट्री को देखूं, कल मैं उस कंट्री को देखूं, आज मैं इस पर्सन को देखूं, कल मैं ये चीज़ देखूं। नई नई चीज़ों की तरफ इंटरेस्ट राहु का इन द 9th हाउस होता है। यहाँ पर फैमिली का बेसिक अप्रोच टुवर्ड लाइफ, टुवर्ड सोसाइटी राहु से जनित दिखाई देती है। मॉडर्न फैमिली दिखाई देती है, वेस्टर्न अप्रोच, वेस्टर्न आइडियाज़ को अपने अंदर धारण करती हुई थोड़ी ओपन कल्चर की, लिबरल आउटलुक की फैमिली इन द 9th हाउस हो सकती है। और हमारी भी अप्रोच थोड़ी लिबरल रहेगी, हमारी भी अप्रोच थोड़ी अनकन्वेंशनल रहेगी। जैसे जैसे हमारी लाइफ ग्रो करेगी हमें देखने को मिलेगा कि जितना ज़्यादा मैं अनकन्वेंशनल रहता हूँ, जितना ज़्यादा मैं लिबरल अप्रोच को अपनाता हूँ, उतना ही मेरा भाग्य ग्रो करता है। और जितना ज़्यादा मैं अपने आप को रिजिड कर लेता हूँ, मेरा भाग्य डाउनफॉल में आ जाता है। क्योंकि राहु से ग्रोथ है, राहु रिलेटेड सारी चीज़ें आपको भाग्य में बूस्ट दे सकती हैं। चाहे वो फॉरेन कंट्रीज हो गए, चाहे वो फॉरेनर्स हो गए, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस के रिलेशंस हो गए, चाहे वो डिफरेंट चीज़ों को मिक्सअप करना हो गया, डिफरेंट कास्ट, कल्चर, डिफरेंट आइडियाज़ को मिक्स करके कोई नए प्रोजेक्ट्स खड़े करना हो गया, ये सब आपको ग्रोथ ही देने की कोशिश करेंगे। और इन द एजुकेशन सिस्टम राहु टेक्नोलॉजी को बहुत इंडिकेट करता है। तो आईटी, कंप्यूटर साइंस या फिर डिफरेंट लैंग्वेजेस के ऊपर पकड़ राहु की सबसे अधिक होती है। इनसे आपको ग्रोथ मिल सकती है, क्योंकि ये चीज़ें आपने अपनी फैमिली में शुरुआत से देखी हैं। तो आप कह सकते हैं कि राहु इन द 9th हाउस, मेरा फॉर्चून, मेरा भाग्य इनसे कनेक्टेड है। अब आपको और क्या करना होगा, 9th हाउस के स्वामी को देखिए। भाई 9th हाउस में कोई राशि भी तो होगी ना, उसका कोई प्लैनेट होगा। वो प्लैनेट कहाँ पर बैठा हुआ है, आपकी बेसिक सोल की डिमांड क्या है, क्या वो इमोशनल डिमांड है, प्रैक्टिकल डिमांड है, या फिर लिबरेशन इज द डिमांड ऑफ योर सोल। वो आपको समझना होगा कि किस तरह का मोक्ष हमें चाहिए, व्हाट टाइप ऑफ मोक्ष आर वी लुकिंग फॉर। उसके लिए आप एक बार इस सेशन को कंटिन्यू देखिए। और जितना आप राहु को चैनलाइज करोगे, ग्रो करोगे, बेटर बनाओगे, उतनी चीज़ें अच्छी रहेंगी। और अगर ये राहु मैलेफिक हो गया तो फैमिली में क्रोनिक हेल्थ इशूज शुरू में दिखाई देंगे, फैमिली में कोई फ्रॉड हो गया, कोई चीटिंग हो गई जिससे पैसे का इशू हुआ और मेरा भी चाइल्डहुड बिगड़ गया, इस तरह की बातें आपके माइंड में आएंगी। आपको लगेगा यार ये तंत्र मंत्र कोई ने कर दिया है, क्या हो गया है, फैमिली कहाँ अटक गई है, हमारी ग्रोथ कहाँ पर रुक गई है। दिस गोइंग टू बी योर थिंकिंग इफ दिस राहु इज मैलेफिक। If we go to Ketu in the 9th house, what will say? Ketu in the 9th house is what? Ketu is all about spirituality, अध्यात्म। So केतु अगर 9th हाउस में होगा तो वो शुरुआत से ही जीवन की मूल ऊर्जा को, क्योंकि नवम भाव जो है वो आपके जीवन जीने की इच्छा, आपका जन्म किस वजह से हुआ है, किस कार्य के लिए हुआ है, आपकी बेसिक अप्रोच, आपने परिवार में शुरू से क्या देखा है, आपका चाइल्डहुड कैसा रहा है, इन सबको दिखाता है। केतु नवम भाव में आपको आध्यात्मिक बना सकता है, आपको स्पिरिचुअल बना सकता है, आपको अनकन्वेंशनल बना सकता है, फैमिली में कुछ नया करने की आपकी इच्छा हो सकती है। एस्ट्रोलॉजर, हीलर, टैरो रीडर एंड ऑल कम्स फ्रॉम केतु इन द 9th। बट दिक्कत क्या है कि नवम भाव का केतु एक तरह के दुख को दिखाता है कि हमारी आत्मा पिछले जीवन में भी अकेलेपन और दुख से परेशान थी और आज भी वो अकेलेपन और दुख से परेशान है। यहाँ पर मैरिज के इशूज 9th हाउस का केतु कई बार इंडिकेट करता है। रिलेशनशिप में इशूज 9th हाउस का केतु लेके आता है। वो इसलिए लेके आता है कि हम उससे परेशान थे, हमने वो अंत का जो दौर है वो भी परेशानियों में देखा है, अकेलेपन में देखा है, लोनली रहे हैं, और आज भी हमें वही समस्या जो है वो ट्रिगर कर रही है। दिस इज वॉट वी कैन से अबाउट 9th हाउस केतु। शुरुआत से हमने ऐसी फैमिली को देखा है जो कि बिट रिजिड है, स्पिरिचुअल हो सकती है बट थोड़ी रिजिड आउटलुक में है, या फिर वो अनकन्वेंशनल उनकी पूरी अप्रोच है, जहाँ पर जॉब के इश्यूज चलते हैं, जहाँ पर हेल्थ के कुछ इश्यूज बने रहते हैं और उनसे हमारा चाइल्डहुड ट्रॉमेटिक रहा है, परेशान रहा है। एजुकेशन स्ट्रीम में दिक्कत दिखा सकता है 9th हाउस का केतु। आई एम नॉट सेइंग कि ये आपको एजुकेशन कंप्लीट नहीं करने देगा, आई एम सेइंग कि ये चीज़ों को जब वो हो रही होंगी उनमें एकदम से ऑब्स्टेकल ला के रख देगा। आप पूरी कोशिश करेंगे हर तरह से फाइंड आउट करने की, मैं दशा देख लूँ, ट्रांजिट देख लूँ, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा कि यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ। 24 ईयर्स तक क्यों मेरी ग्रोथ एकदम से रोक दी है प्लैनेट ने, उसका रीज़न है 9th हाउस में बैठा हुआ केतु। क्या किया जा सकता है? लॉर्ड गणेश की जितनी हो सके उतनी अर्चना करनी चाहिए, लॉर्ड कृष्णा की अर्चना जितनी आप कर सके उतनी करनी चाहिए, और केतु के टुवर्ड एक डोनेशन का व्यवहार रखना चाहिए। अगर यहाँ नवम भाव में केतु अच्छा है तो आध्यात्मिक उन्नति एक लेवल से ऊपर आपको मिलेगी, और मोक्ष का उत्तरदायी है नवम भाव का केतु, फॉर श्योर मोक्ष का उत्तरदायी है, जन्म ही मोक्ष के लिए हुआ है। और अगर ये केतु बिगड़ गया है तो वो लोनली अलोन रखेगा। वहाँ पर आपको लॉर्ड कृष्णा और लॉर्ड गणेश इनकी तरफ अपने आप को बो डाउन करके रखना चाहिए कि साहब आप ही संभालो, नवम भाव के केतु को आप ही डायरेक्शन दो, क्योंकि आपके परिवार में, आपके आसपास मुझे लगता है चाइल्डहुड में कोई डायरेक्शन देने वाला ही नहीं है, कोई ये बताने वाला नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो डायरेक्शन लेस होना, डायरेक्शन का लॉस होना 9th हाउस का केतु इंडिकेट करता है। गेटिंग द पॉइंट? सो दिस इज अबाउट द प्लैनेट सिटिंग हियर
हम अभी ब्रीफ में कवर कर रहे हैं, आगे हम और डीप डाइव करने की कोशिश करेंगे। पीड़ित होने का मतलब होता है नीच नवमांश में आ गया, नीच राशि में बैठ गया, अस्त हो गया, वक्री हो गया, या फिर ऐसे किसी नवमांश में बैठा हुआ है जिसका स्वामी अस्त है, तब कोई प्लैनेट पीड़ित होता है। गेटिंग द पॉइंट। तो ये अप्रोच होती है किसी प्लैनेट की टुवर्ड द 9th हाउस एंड टुवर्ड द भाग्य। इसके अंदर बहुत डेप्थ है और हम हर लेयर को कवर अप करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। अब हम बात करते हैं हाउसेज की कि 9th हाउस का लॉर्ड अगर किसी पर्टिकुलर हाउस में बैठा हुआ हो, सो हाउ इट गोइंग टू फंक्शन। ओके, सो 9th हाउस के स्वामी जिस भी हाउस के अंदर बैठे हुए होंगे वो उस हाउस के अंदर 9th हाउस की ऊर्जाओं का समावेश करेंगे। पहले हमें ये समझना होगा 9th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है। 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके चाइल्डहुड को, आपके शुरुआती जीवन को, आपकी साइकोलॉजी को, आपकी थिंकिंग को, आपके थिंकिंग पैटर्न को। ये इंडिकेट करता है आपकी आत्मा की कॉल को कि भाई ये जीवन मिला है, ये किस काम को करने के लिए मिला है, क्या एक्सप्लोर करना हम चाहते हैं, क्या वो चीज़ें हैं जो हम प्राप्त करना चाहते हैं जो हमें मोक्ष के टुवर्ड लेके जाएंगी। अगर मोक्ष होगा तो मोक्ष के टुवर्ड हमें कोई चीज़ तो लेके जाएगी ना, कोई वो डायरेक्शन, कोई वो ऊर्जा, कोई वो इच्छा जो पूरी हो जाए जिसके बाद हम अपने आप को मोक्ष की तरफ जाता हुआ महसूस करें कि ठीक है भाई यहाँ पर कुछ मोक्ष मिलने की संभावनाएं लगती हैं। तो हमें ये कैसे समझ आ सकता है? हमें ये तब समझ आ सकता है जब हमें हमारे 9th हाउस के बारे में पता हो, क्योंकि अल्टीमेटली दिस हाउस इज टेकिंग अस टुवर्ड दैट पर्टिकुलर एरिया। 9th हाउस में कोई राशि आ रही होगी, उस राशि का कोई स्वामी होगा, वो स्वामी कहीं बैठा होगा। 9th हाउस कहाँ पे है? चार्ट्स में आप देख सकते हो, राशियाँ देख सकते हो और उसके बाद उसके स्वामी को देखिए। अगर वो फर्स्ट हाउस के अंदर बैठा हुआ है तो ये क्या इंडिकेट करता है? फर्स्ट हाउस इज योर बॉडी, आपका एटीट्यूड, आपके थिंकिंग पैटर्न, आपकी ऊर्जाएं जो आपकी लगन से निकलती हैं, लगन से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। तो यहाँ पर सारा जो फोकस है वो कहीं ना कहीं लगन के ऊपर लगा हुआ है। हमारा चाइल्डहुड लगन के आसपास काफ़ी रहा है। लगन बहुत इंडिविजुअल अप्रोच रखती है कि जो मेरा बचपन रहा है उसमें मुझे बहुत प्रायोरिटी देखने को मिली है कि हर इंसान ने मुझको, वो होता है ना कि भाई पूरा अगर सर्कल होगा तो सर्कल का ये आदमी जो है हमारा फोकस पॉइंट है, तो फोकस पॉइंट में हमें रखा गया है, हमें हर ग्रुप में फोकस के अंदर रखा गया है। ये हमें यहाँ पर इंडिकेट होता है। हमें इंडिकेट होता है कि हमारा भाग्य उदय केवल और केवल हमारी लगन से हो सकता है, लगन से पॉसिबल है, जब हम हमारे इंडिपेंडेंट अप्रोच को या इंडिपेंडेंट विचारों को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। तब हम कहीं ना कहीं ग्रो कर सकते हैं। जब हम ट्रूली अपने आप को समझ पाएंगे तब हम कहीं ना कहीं ग्रो कर सकते हैं। और आप लगन के बारे में जानते हैं, इस हाउस को कहते हैं इमोशनल सर्कल का हाउस। 1 से लेकर 4 नंबर तक के जो हाउसेज हैं वो इमोशनल भाव हैं, उनके अंदर इमोशंस की व्याख्या बहुत ज़्यादा है। तो जब आपका 9वें भाव का स्वामी ही लगन के अंदर बैठ गया है तो मुझे लगता है आपके शुरुआती जो जीवन रहा है उसके ऊपर इमोशंस का प्रभाव बहुत गहरा पड़ा है। मदर से किस तरह का आपका आप कह सकते हो कि कनेक्ट था, फादर से किस तरह का आपका कनेक्ट था, फ्रेंड सर्कल में आपका किस तरह का कनेक्ट था, इन सबको आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो आप हो सकता है कि एक तरह के ट्रैप में फंस जाएं जिसके अंदर एट अ पॉइंट यू वांट टू फील कि भाई मेरे अंदर सब कुछ है, मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, बट दिस इमोशनल थिंग, दिस इमोशनल ट्रॉमेटिक एनवायरनमेंट इज जस्ट नॉट सेटिंग अप। ये बस ठीक नहीं हो रहा है। और इससे दिक्कत क्या आती है? इससे दिक्कत आती है जब हम मोक्ष की बात करते हैं, लिबरेशन की बात करते हैं, भाग्य उदय की बात करते हैं, तो हमेशा हमें इमोशनल समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर इमोशनल समस्याएं प्रोमिनेंट रूप से दिखाई देती हैं कि हमें किसी न किसी तरह के इमोशनल ट्रैप का या इमोशनल समस्या का सामना यहाँ करना पड़ रहा है। भाग्य उदय किस वजह से पॉसिबल है? केवल खुद के ऊपर अगर आप फोकस रखेंगे, खुद की स्ट्रेंथ पे फोकस रखेंगे तो भाग्य उदय हो पाएगा। भाग्य उदय के कुछ इवेंट 13 साल की उम्र में, 18 ईयर्स की उम्र में, 25, 30, 37, 41 इन पर्टिकुलर एज ड्यूरेशंस पे होने लगेंगे। इसके अलावा भी बहुत एज ड्यूरेशंस हैं जिसमें भाग्य उदय के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हमारे जीवन में घटित हो सकते हैं। उनको हम नेक्स्ट सेशन के अंदर कवर करेंगे क्योंकि थोड़ा प्रिंसिपल्स जो हैं वो और डेप्थ में जाएंगे इन द नेक्स्ट सेशन। बट 9वें भाव का अगर फर्स्ट हाउस के साथ कनेक्ट बनता है तो ये इंडिकेट करता है कि भाग्य उदय पर्सन के एफर्ट्स से, खुद के ही प्रयत्नों से, खुद के ही प्रभाव से, खुद के ही एफर्ट से संभव है। और कहीं ना कहीं इमोशनल समस्या भी इस वजह से आ सकती है। आपको लगेगा आपकी फैमिली, आपका आसपास सब आपके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, वो आपकी एनर्जीज को बस खींच लेना चाहते हैं आपके अंदर से। उनके साथ समस्या क्या है कि ये पर्सन हमारे लिए बहुत कुछ कर सकता था बट ये नहीं कर पा रहा है। अगर यही पर्टिकुलर प्लैनेट जो है पीड़ित हो गया है, आप पीड़ित को भी समझ पाएंगे अगर आप सेशन को पूरा देखेंगे कि 9वें भाव का अधिपति पीड़ित कैसे होता है। तो उस पीड़ित की भी व्याख्या हमने करी है। अगर हम कहें 9th हाउस का लॉर्ड जो है वो 2nd हाउस के अंदर बैठा हुआ है, 9वां भाव आपकी बचपन को,
आपकी साइकोलॉजी को, आपके थिंकिंग पैटर्न्स को इंडिकेट करता है। यहाँ पर ये स्वामी उठ के सेकंड हाउस में चले गए। सेकंड हाउस आपके बचपन को बहुत गहरे रूप से प्रभावित कर रहा है। सेकंड हाउस क्या है? सेकंड हाउस आपका परिवार भी है, सेकंड हाउस आपके रिलेशंस भी हैं, सेकंड हाउस आपका इकोसिस्टम भी है, जिस परिवार में, जिस सोसाइटी में, जिस कम्युनिटी के अंदर आप रहते हो। और सेकंड हाउस से मनी, फाइनेंसेस भी निकल के आते हैं। अगर ये प्लैनेट अच्छी तरह वर्कआउट कर रहा है तो बचपन से हमें इन एरियाज़ में किसी समस्या का नहीं देखना पड़ा है, मतलब हमने इस एरिया के अंदर कोई समस्या नहीं देखी है। कम्स टू फ्रेंड सर्कल, कम्स टू कम्युनिटी, कम्स टू द मॉनेटरी सपोर्ट, वो हमारे पास अच्छा खासा था। और अगर ये प्लैनेट अच्छा नहीं चल रहा है तो हमने शुरुआत से बचपन में फाइट को, डिस्प्यूट्स को, फैमिली इशूज़ को, फैमिली ट्रबल्स को, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, मॉनेटरी इशूज़, इन सब का सामना करा है। और वो बचपन से होता है ना कि किसी पर्सन के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई, उसको फिर ये 9th हाउस का स्वामी इंडिकेट करने लग जाता है। भाग्य उदय कैसे पॉसिबल हो सकता है? भाग्य उदय या तो आपकी वाणी से पॉसिबल होगा कि सारे डिस्प्यूट्स का समाधान आप अपनी वाणी से कर लीजिए, या फिर आप पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले लीजिए। अगर आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्षमता है, वो लेने की क्षमता है, तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठा के कहीं ना कहीं आप मोक्ष के और भाग्य उदय दोनों के करीब आ सकते हैं। जो भी चैनलाइज होगा वो पहले फैमिली के इश्यूज़ को सेटअप करके होगा। अगर आपको लगता है कि आप अपनी फैमिली को एक साइड पे कर देते हैं और सब कुछ सेटल अप हो जाएगा, तो उसके होने की संभावनाएं बहुत कम है। यहाँ पर पर्सन को जो समस्याएं आ रही हैं या जो प्रॉब्लम्स का वो सामना कर रहा है, वो एक्चुअल में उसे शुरू से देखने को मिल रही हैं। उसके परिवार में जो भी वो सपोर्ट सिस्टम बनाता है उसमें देखने को मिलती है। आपने किसी फ्रेंड से कहा कि भाई तू मेरा सपोर्ट करना, 2 दिन बाद आपको पता लगता है यार यही फ्रेंड जो है मेरे लिए परेशानी का कारक बन गया। दिस हैपेंस है। आपने किसी पर्सन से कहा कि भाई मैं तेरे को लोन ला के दे देता हूँ, तू मेरा सपोर्ट करना, हम कोई बिजनेस लगाएंगे। 2 दिन बाद पता लगता है वो पर्सन ही जाके समस्याओं का कारण बन गया। तो जो भी पर्सन, जिस पे भी हम ट्रस्ट करें, वो समस्याओं का कारण बन जाए, इस वजह से भाग्य की अवनति होती है। और उदय कब होता है? जब आपको ट्रस्ट वर्दी लोग मिल जाएं जिनसे परिवार जैसा संबंध बनाया जा सके। आत्मा कहाँ अटकी हुई है या वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आप उठाना चाहते हैं? मुझे लगता है किसी परिवार की, किसी फैमिली की, किसी ऐसे पर्सन की, किसी ऐसी फैमिली की जो कि बहुत समस्याओं का सामना कर रही है, मॉनेटरी इश्यूज़ का सामना कर रही है, उनकी अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाते हैं तो आपका भाग्य उदय काफ़ी तेज़ी से हो सकता है। मैं मानता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट आपकी लाइफ के अंदर 14 ईयर के अंदर हो सकते हैं, 19 साल पे हो सकते हैं, 26 पे हो सकते हैं, 31 पे हो सकते हैं। ये भाग्य उदय वाले कुछ इवेंट्स रह सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसी एजेस हैं जिन पे भाग्य में बहुत तेज़ी से ग्रोथ आ सकती है। उनको हम नेक्स्ट सेशन के अंदर कवर करने जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न इसी पॉइंट पर रहेगा कि 9th हाउस का लॉर्ड कौन है, सेकेंड हाउस कहाँ है, प्लैनेट पीड़ित कैसे होता है, अच्छा कैसे होता है। तो इन सबको समझना है तो एक बार सेशन को गो थ्रू करिए, तब आप इन चीज़ों को समझ पाओगे वेल एंड गुड। अगर हम बात करें कहाँ पे इमोशंस अटके हैं, तो मुझे लगता है कि ये इमोशंस का अटकाव जो है वो परिवार की तरफ ज़्यादा है। तो शुरुआत में किसी संबंध को बनाने से इन चीज़ों से थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि आपका जो बचपन रहेगा या तो वो फैमिली डोमिनेटेड रहेगा कि फैमिली ने आपको पूरी तरह, फैमिली की व्यवस्था ने आपको पूरी तरह डोमिनेट करा। आपने कोई संबंध बनाया, 2 दिन बाद पता लगता है भाई ये कल्चर कास्ट का डिफरेंस है, नहीं चलेगा, इमोशनल ट्रॉमा आपको आ गया। तो रिमेंबर दिस थिंग, द सेकेंड हाउस गोइंग टू डोमिनेट योर थिंकिंग फॉर होल लाइफ, पूरे जीवन तक। अगर हम 3rd हाउस के बारे में बात करें, 9th हाउस 3rd हाउस का संबंध, 9th हाउस और 3rd हाउस के संबंध को आप एक पॉजिटिव संबंध मान सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर बैठा हुआ नवमेश अपने भाव को देखेगा। क्योंकि वो अपने भाव को देख रहा है, वो प्रयत्न करके आपके भाग्य को और ज़्यादा ग्रोथ देने की कोशिश करेगा। ये लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने प्रयत्न से, अपने एफर्ट से अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, और इनकी वाणी, इनका कम्युनिकेशन, इनके डिप्लोमेटिक अप्रोच इनकी काफ़ी हेल्प भी करती है उस चीज़ को कर पाने में। तो भाग्य उदय काफ़ी पॉसिबल हो जाता है जबकि 3rd हाउस में नवमेश जाके बैठ जाए। दिक्कत की बात क्या बनती है? दिक्कत की बात बनती है कि 3rd हाउस जो है वो राहु डोमिनेटेड हाउस है, और राहु किसी भी चीज़ को देना नहीं चाहता। अगर आपके चार्ट में रेट्रोग्रेड प्लैनेट हैं, जैसे कि होता है कई बार, नवमेश 3rd हाउस में हो तो रेट्रो प्लैनेट आ जाते हैं। दिक्कत ये होती है पर्सन किसी चीज़ को देना नहीं चाहता, सोसाइटी के साथ शेयर नहीं करना चाहता, वो बड़ा स्केर्ड होता है, क्योंकि 3rd हाउस भी इमोशनल हाउस है। जब तक ये प्लैनेट 4थे भाव तक घूमेंगे तब तक आप इमोशनल ट्रैप में ही फंसे हुए हो, आपकी आत्मा किसी इमोशनल ट्रैप में दिखाई देती है। यहाँ पर वो इमोशनल ट्रैप ऐसा है कि मैंने अगर किसी को सपोर्ट कर दिया या फिर समर्थन दे दिया तो हो सकता है मेरी जो पावर है वो ख़त्म हो जाए, हो सकता है ये पर्सन मुझको धोखा दे दे। इस तरह का फियर लगता है 3rd हाउस में, और इसकी वजह से हम काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ देते हैं, वो हमारे जीवन से निकल जाती हैं जो अच्छा खासा हमें ग्रोथ दे सकती थी। और आप क्या कह सकते हैं इस हाउस के बारे में? सिबलिंग्स का हाउस है,
उनका हम सपोर्ट करें या उनकी तरफ से कोई सपोर्ट चैनलाइज हो जाए, वो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। अगर ये सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है तो थर्ड हाउस में नवमेश का होना काफ़ी हेल्पफुल है। और अगर थोड़ी सी भी यहाँ पर दिक्कत है तो दिक्कत क्या आएगी, हम भी किसी को सपोर्ट नहीं देना चाहते और कोई और भी हमें सपोर्ट नहीं देना चाहता। सो वी फील दैट वी आर एट क्रॉस रोड्स, जहाँ पर हमको ही सब कुछ करना है। वी आर द वन जिसको सब कुछ करना है। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना या समस्या का निर्माण यहाँ कर सकता है, क्योंकि आपको शुरुआत में चाहिए एक अच्छा एनवायरनमेंट ताकि आप अच्छी पढ़ाई कर सको, ग्रो कर सको। यहाँ पर आपको ऐसा एनवायरनमेंट मिला है, परिवार की कोई समस्या है, सिबलिंग्स की कोई समस्या है, और भी अगर आपकी फैमिली में आपके फादर हैं, उनका भी कोई सिबलिंग है, उनकी भी समस्या आपके सर माथे, और इस वजह से इंसान जो है ग्रो नहीं कर पाता, फाइट्स में उलझ जाता है, डिस्प्यूट्स में उलझ जाता है, उसकी ग्रोथ अटक जाती है। तो भाग्य उदय के लिए आवश्यक क्या है कि आप थर्ड हाउस को, डिप्लोमेटिक अप्रोच को, और अगर कोई रेट्रो प्लैनेट है तो उसको व्यवस्थित करके रहें। मैं मानता हूँ यहाँ पर कुछ ऐसे इवेंट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जो कि 15 साल पे हो, 20 साल पे हो, 27 के अंदर हमारे साथ कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो, या फिर 32 के आसपास कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हमारे जीवन के अंदर घटित हो। क्या इन्हीं जीवन के समय पे हमें ग्रोथ मिलेगी? ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी बहुत समय होते हैं जिसमें हमारा भाग्य उदय हो सकता है। इन्हीं पर्टिकुलर टाइमलाइन में अगर हम और एड ऑन करें तो हमें वो टाइम्स मिल सकते हैं जिसमें ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी भाग्य उदय की। उसको हम नेक्स्ट सेशन के अंदर समझेंगे। तो अगर आप कनेक्ट फील करते हैं तो जस्ट बी कनेक्टेड, सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन, जो भी आपको करना है वो करिए। और यहाँ पर ईष्ट देव के रूप में लॉर्ड हनुमान जी की तरफ आपका एफर्ट जाना ही चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम फोर्थ हाउस की बात करें कि साहब नवम भाव का अधिपति मेरा फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है। नाइन्थ हाउस आपके बचपन को शेप देता है, आपके बचपन को, आपके चाइल्डहुड को, आपकी फिलॉसफी को, आपकी थिंकिंग को शेप देने की कोशिश करता है, क्योंकि नवमेश फोर्थ हाउस के अंदर बैठे हुए हैं जो कि इमोशंस का भाव है, आपके परिवार का भाव है। तो मुझे लगता है पूर्ण रूप से परिवार ने, मदर ने, कहीं ना कहीं इमोशंस ने आपको, आपके जीवन को, आपकी शुरुआत को, और इवन इस समय आपको शेप करने की कोशिश करी है। इमोशंस आपको ड्राइव करते हैं, आपको कंट्रोल करते हैं। आप चीज़ों के बारे में पहले अपने परिवार के बारे में सोचते हो, फिर अपने इमोशंस के बारे में सोचते हो, फिर अपने कंफर्ट के बारे में सोचते हो। इन चीज़ों से बाहर निकलना यहाँ मुश्किल होता है। यहाँ पर्सन ओवर एफर्ट करेगा, उसकी संभावनाएं कम है। यहाँ पे पर्सन या तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट वर्क करेगा, ऐसा कार्य करेगा जिससे कि उसका कंफर्ट कभी खराब ना हो। कंफर्ट के बारे में जो चिंता है वो फोर्थ हाउस से आती है, जो यहाँ आपको शेप करता है, आपके बचपन को शेप करता है। किस परिवार में आप हैं, किस तरह का कनेक्ट आपका आपकी मदर के साथ है, वो सब आपको शेप कर रहा है। अगर यहाँ पर प्लैनेट की पोजीशन अच्छी है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो व्यवस्था है आपके परिवार में और जो सपोर्ट है काफ़ी अच्छा आएगा। और अगर इसमें कोई दिक्कत हुई तो फैमिली का जो एनवायरनमेंट रहेगा वो बड़ा डोमेस्टिक वायलेंस का, डिस्प्यूट्स का, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स का, इंटेलेक्चुअल डिस्प्यूट्स का, प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिल पाना है, फादर को इशूज़ रहे, ग्रैंडफादर ने उनको हिस्सा नहीं दिया, इस तरह की समस्याएं देखने को मिलेंगी। क्रोनिक हेल्थ इशूज़ देखने को मिलेंगे। आपको लगेगा यार मेरे को जो कंफर्ट चाहिए था बचपन से वही नहीं मिला। बार बार फादर के ट्रांसफ़र होते रहते हैं, बार बार हम सिटी चेंज करते रहते हैं, कभी इस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, कभी उसमें। ये दिक्कत यहाँ पर आती है। और हमारी आत्मा मूल रूप से किसी इमोशन के अंदर आके अटकी हुई है। तो मैं मानता हूँ ऐसे लोगों को किसी संबंध में, रिलेशन में, मैरिज में सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी बरतनी चाहिए, क्योंकि आपकी आत्मा आपको इस जीवन में लाई ही इसलिए है ताकि आप अपनी मदर का, अपनी फैमिली का भला कर सको और अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में कर सको। जितनी जल्दी कर पाओगे मोक्ष के उतना करीब पहुंचोगे। कितने जीवन बचे हैं एंड ऑल, उनकी हम यहाँ पर कैलकुलेशन नेक्स्ट सेशन के अंदर करेंगे, तो उसके लिए कनेक्टेड रहिएगा। और भाग्य उदय के लिए मैं मानता हूँ कि 16 ईयर पे, 21 पे, 27 पे, 28 के अंदर और 33 के अंदर कुछ अच्छे खासे चांसेस हमारे बन सकते हैं। ये रनिंग एज है, अगर आप इनमें चल रहे हो, कोई नया पर्सन आपसे टकराता है तो समझ जाइएगा ये आपके भाग्य को गहरा प्रभावित करने आया है। अच्छा करेगा अगर वो ग्रह अच्छा है, और बेकार करेगा अगर उसमें डिस्टर्बेंस है। भाग्य उदय घर से होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। घर में आप कुछ करिए, वर्क फ्रॉम होम करिए, बिजनेस फ्रॉम होम करिए, और घर का ज़्यादा ध्यान रखने की कोशिश करिए। जितना आप घर का, फीमेल्स का, किसी इमोशंस का ध्यान रखोगे उतना आप सिक्योर रहोगे। और ये चीज़ें आपके हाथ से निकली और भाग्य ने जो है डामाडोल हुआ। अगर हम फिफ्थ हाउस की बात करें, नवम भाव और फिफ्थ हाउस का संबंध, ये त्रिकोणों का संबंध है, बहुत प्योर संबंध है, बहुत उच्च संबंध है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन के अंदर हुआ है, आपकी आत्मा के अंदर हुआ है। पिछले जीवन में कहीं ना कहीं बहुत ओवर इमोशनल थे, एक्सट्रीम के इमोशनल पर्सन थे, और इस जीवन के अंदर कोई प्रैक्टिकल पर्सन आप बनने की कोशिश कर रहे हो। तो धीरे धीरे जैसे जैसे जीवन की सीढ़ियाँ ऊपर चलती जाएंगी वैसे वैसे आप अपने आप को इमोशनल से प्रैक्टिकल पर्सन बनता हुआ देखोगे, अपने आप को एक लॉजिकल पर्सन बनता हुआ देखोगे, एनालिटिकल पर्सन बनता हुआ देखोगे कि मैं चीज़ों को लॉजिक से समझता हूँ, मैं अपनी लॉजिक से, अपनी बुद्धि का यूज़ करके समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करता हूँ।
नवम भाव का 5th हाउस में होना, 12th सेकंड हाउस में होना, इनके बारे में हम कहते हैं कि आत्मा ने परिवार में पुनर्जन्म करा है, आत्मा वापस से जीवन के अंदर आई है, या फिर जीवन का जो शुरुआत रही है, शुरुआती जो चक्र रहा है, उसमें भी कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हमारी फैमिली के अंदर हुआ है अराउंड आर बर्थ। फैमिली में या रिलेटिव में किसी इंसान के जीवन में कोई बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हो सकता है उस पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पर रहा हो। क्योंकि नवम भाव का अधिपति 5th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, ये इंडिकेट करता है कि आपका भाग्य उदय पंचम भाव के कारण से ही हो पाएगा। पंचम भाव को पूर्व पुण्य भी आप कहते हैं। आप पंचम भाव को कहते हैं कि आपके परिवार ने कितने पुण्य जनरेट करे हैं, ये आप कहते हैं, और इससे ही आपके पितृदोष को देखा जाता है। तो पितरों की सामर्थ्य 5th हाउस से आती है। मैं मानता हूँ कि अगर यहाँ पर ये प्लैनेट अच्छा बैठा हुआ है तो आपको भाग्य उदय में अपनी फैमिली से सपोर्ट मिलेगा, लेगेसी से सपोर्ट मिलेगा, उनके नाम की वजह से मैरिज एंड ऑल अर्ली हो जाएंगी और सक्सेसफुल रहेंगी। संतान प्राप्ति में अच्छा खासा सपोर्ट आ सकता है और समस्याओं का सामना ना के बराबर करना पड़ेगा। और अगर यहाँ पर ये मैलेफिक हो गया, मैलेफिक कैसे होता है इसको हमने समझाया है सेशन के अंदर, आप देखिएगा, पीड़ित होना प्लैनेट का, उसके अंदर अगर ये पीड़ित हो गया तो आप मान के चलिए कि ये जो ऊर्जा है 5th हाउस के अंदर आई हुई, ये आपको चाइल्ड इश्यूज देगी, या आपको फैमिली के अंदर आते हुए इश्यूज देगी, और आपको ऐसा फील होगा कि भाई मेरा भाग्य उदय हो जाता, लेकिन ये लोग मुझे बहुत इमोशनल कर देता है। मैं बाहर जाना चाहता हूँ, सिटी चेंज करना चाहता हूँ, स्टेट बदलना चाहता हूँ, वेस्ट जाना चाहता हूँ, फॉरेन कंट्रीज जाना चाहता हूँ, बट लोग मुझे इमोशनल कर देते हैं, इमोशनल फूल बना देते हैं, क्योंकि ये वो आपकी वीकनेस थी जिसे आप पिछले जीवन में छोड़ चुके हो, और ये प्लैनेट इसे नहीं छोड़ना चाह रहा, वो यहाँ नीच का है। तो हमें समझना होगा कि हमें इस समस्या का निदान करना है। निदान कैसे किया जा सकता है? निदान किया जा सकता है समस्या को समझ के, और उसके बाद लॉर्ड शिव या फिर लॉर्ड रामा, इन दोनों के प्रति अपने आप को डिवोट करके, पूरी तरह डिवोशन डाल के, क्योंकि पंचम भाव में आया हुआ नवमेश ये इंडिकेट करता है या तो लॉर्ड विष्णु की ऊर्जा को, जिसके अंदर बाली रूप है, बाली रूप ऑफ लॉर्ड विष्णु, या फिर ये लॉर्ड शिव को इंडिकेट करता है, और थर्ड में ये लॉर्ड रामा को भी इंडिकेट करता है। तो हम अगर हो सके, मोस्ट पॉसिबल हो सके, तो बाली कथा, बाली व्रत, ये जो है वो करने की ज़्यादा कोशिश करें, हमें ज़्यादा उन्नति मिलेगी। और डोनेशंस करने की कोशिश करें, दान करने की कोशिश करें, दान से उदय यहाँ पर हो पाएगा, भाग्य ग्रो कर पाएगा। एजुकेशन से, अपने एफर्ट से ही यहाँ पर भाग्य की उन्नति दिखाई देती है। जितना प्रैक्टिकल बनोगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। मैं मानता हूँ यहाँ पर रिलेशंस एंड ऑल को सोच समझ के बनाना चाहिए। उसका रीज़न सिंपल है, रीज़न ये है कि आपके लिए आपकी आत्मा का एक तरह का कार्मिक टेस्ट या एक तरह की कार्मिक अप्रोच है टुवर्ड रिलेशनशिप्स। तो उसको जितना सोच समझ के बनाएंगे उतना ठीक रहेगा। अदरवाइज 24 साल तक में कोई रिलेशन फेल करा और उसके बाद फिर मैरिज में भी डीले आएंगे। रीज़न ये होगा कि आपकी एक साइकोलॉजी बन जाएगी कि ये सारी दुनिया ही बेकार है। गॉट माई पॉइंट? भाग्य उदय के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हो सकते हैं 10 साल पे, 17 साल पे, 23 पे, 29 पे, 34 पे, इन पे 39 पे। इनके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हमारे लाइफ में, रनिंग एज हैं ये, इनके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हमारी लाइफ में भाग्य उदय से रिलेटेड हो सकता है। पॉजिटिव, नेगेटिव, ये देखना होगा डिपेंडिंग ऑन द प्लैनेट। अगर हम 6th हाउस की बात करें कि मेरा नवमेश 6th हाउस में बैठा है, कोई रीज़न होगा ना उसका 6th हाउस में आने का। 9th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में आया है। 9th हाउस आपके बचपन को शेप करता है, 6th हाउस अब आपके बचपन को शेप कर रहा है। 6th हाउस कैसा हाउस है? एक त्रिक भाव है, मैलेफिक हाउस है। आप कहते हैं कि इससे दुष्ट, दुश्मनी, तंत्र या फिर आपके शत्रु जो हैं वो जन्म होते हैं, प्रकट होते हैं। तो कहीं ना कहीं बचपन के ऊपर 6th हाउस का इन्फ्लुएंस बहुत अधिक है। या तो संघर्ष के अंदर जीवन को जिया है, या फिर शुरुआत से ही वो संघर्ष, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट या सर्वाइवल टेंडेंसीज आपने डेवलप कर ली है कि साहब मुझे किसी भी सिचुएशन में अब आप डाल दो, मैं सर्वाइव कर जाऊंगा। क्योंकि मैंने बचपन से ही चीज़ों को ऐसा देखा है जिसमें सर्वाइवल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसके अंदर हमारे फैमिली में चैलेंजेस आए, लीगल इश्यूज आए, परिवार ने समस्याओं को फेस करा, हेल्थ इश्यूज को फेस करा, लेकिन उन सब से हम निकलते हुए सर्वाइव कर गए। तो 6th हाउस अब आपकी लाइफ को, आपके भाग्य को, आपके बचपन को शेप कर रहा है, और इससे आपके अंदर वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो है डेवलप हो चुके हैं। अच्छा अगर ये वर्कआउट कर रहा है, अगर अच्छी जगह बैठा हुआ है, जैसे अच्छी राशि है, अच्छा नवमांश है, तो आप कह सकते हैं कि साहब सारी जो है मुझे ग्रोथ देखने को मिलेगी, कंपटीशन क्लियर कर जाऊंगा, दुश्मनों पे विजय प्राप्त कर लूंगा। और अगर ये मैलेफिक हो गया तो ये आपको ग्रो नहीं करने देगा। भाग्य उदय में दिक्कतें आएंगी, और दिक्कतें इस वजह से आएंगी कि आपके खिलाफ शत्रु, दुष्ट, दुश्मन काफ़ी ज़्यादा संख्या में खड़े होंगे। आप उन्हें समझा ही नहीं पाओगे कि भाई तुम दुश्मनी क्यों कर रहे हो मेरे साथ। दिस इज द इशू विद द 6th हाउस एंड द 9th हाउस कनेक्शन। मैं इसे अच्छा कनेक्ट मानता हूं अगर आप इस कनेक्ट के बनाने वाले प्लैनेट के रिगार्डिंग रुद्राक्ष या फिर जो
उपाय है वो करना शुरू कर देता है। और अगर इसमें कुछ ना भी कर सकें तो कम से कम ऐसे लॉर्ड शिव के मंदिर में जाना ही चाहिए। वैसे तो हर जगह ही आपको मिलेंगे, लेकिन फिर भी मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ, फोकस दे रहा हूँ उस पॉइंट पे जिसमें हमें लॉर्ड शिव के ऐसे टेम्पल में जाना चाहिए जहाँ नंदी की प्रतिमा विद्यमान हो। नंदी के तरफ हमें जाना चाहिए। जितना हम नंदी प्रतिमा, अघोर पंथ, अघोरी, इनकी सेवा करेंगे उतना हम ग्रो करेंगे। क्योंकि ये जो 6th हाउस है ये इंडिकेट क्या करता है आपको पता है? ये इंडिकेट करता है लॉर्ड शिव के गणों को। जितना आप उनकी तरफ चलते हो ग्रोथ आपको मिलेगी। दक्षिण मुखी हनुमान जी की पूजा करने से काफ़ी हमें ग्रोथ मिल सकती है, लेकिन हमें समझना ये होगा कि हमारी आत्मा की बेसिक कॉल क्या है। हमारी आत्मा की बेसिक कॉल है वो हमारी माइंड को टेस्ट करना चाहती है। वो चाहती है कि इस पर्सन के माइंड को बिल्कुल होता है ना कि दही बना देना किसी चीज़ का, ये बना देना चाहती है ताकि आपके बुद्धि बहुत शार्प हो सके, आपका इंटेलेक्ट बहुत शार्प हो जाए, आप हर चीज़ का तोड़ निकाल लो, आप वो कमाल की पर्सनालिटी बनो जिसको समस्या है और वो कहे कि बस इसको 2 मिनट में सॉल्व कर देंगे। भाग्य उदय के लिए मैं मानता हूँ कि 11 साल पे, 18 पे, 35 पे और 24 पे, 30 साल पे और 40 ईयर पे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट जीवन में हो सकता है। और वो इंपॉर्टेंट इवेंट कैसे रहेंगे? जैसे कि उस पर्टिकुलर टाइम पे या तो कोई डाउनफॉल या फिर कोई अपफॉल, और ये दोनों आ रहा है आपके भाग्य की वजह से, नवम भाव के स्वामी की वजह से। तो अगर कोई डाउनफॉल है तो उसका उपाय करना शुरू करिए। उपाय क्या है? जो मैंने आपको अभी बताया है, ये करने मात्र से आप इस नकारात्मक समस्या से अपने आप को मुक्त होता हुआ पाएंगे। अगर हम 7th हाउस की बात करें कि नवमेश जो है 7th भाव में बैठा है, आप नवमेश से हमारी लाइफ एक शेप लेती है, हमारा बचपन शेप लेता है, क्योंकि वो 7th हाउस के अंदर जाके बैठ गया। कहीं ना कहीं सामंजस्य करना, लोगों के साथ कंपैटिबिलिटी स्थिर करना, ये हमारी एक बेसिक अप्रोच होनी चाहिए। हमारी अप्रोच वो क्रोधी अप्रोच नहीं होनी चाहिए कि भाई मैं किसी से बात नहीं करूंगा, किसी से डिप्लोमेटिक अप्रोच नहीं लगाऊंगा, क्योंकि हमारी ये बेसिक अप्रोच शुरू से बना दी गई है। कौन सी अप्रोच बना दी गई है? जिसके अंदर हम कंपैटिबिलिटी ढूंढते हैं, हम सामंजस्य करने के लिए रेडी हैं, हम कहते हैं गिव एंड टेक, कि तुम भी जियो हम भी जीते हैं, सर्वाइव करते हैं दोनों मिलकर। दिस इज द बेसिक अप्रोच ऑफ 9th हाउस लॉर्ड इन द 7th हाउस। मैं कह सकता था आपसे मैरिज के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, जो कि बड़ी सामान्य चीज़ें हैं, लेकिन आपको मूल अप्रोच को समझना होगा कि एकला चलो इज नॉट द गुड पॉलिसी फॉर यू, शुड हैव द पॉलिसी और लोगों को साथ लेके चलना है। अगर सब कुछ ठीक है इस नवमेश के साथ, जैसे सही राशि में है, सही नवमांश में है, तो फिर आपकी फैमिली को, आपको कभी भी मैरिज से संबंधित इश्यूज, रिलेशनशिप के इश्यूज नहीं देखने को मिलेंगे। और अगर कुछ समस्याएं हैं तो ये डबल मैरिज को इंडिकेट करता है, फैमिली के अंदर मैरिज इश्यूज को इंडिकेट करता है, और बचपन से ही परिवार के ऊपर कहीं ना कहीं बाहरी ताकतों का प्रभाव बना रहता है। मतलब आपकी फैमिली में आपको लगेगा एट अ पॉइंट आगे कि कम्स टू माई फादर, ग्रैंडफादर, उनकी कोई इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं है क्या वो हमेशा दूसरों के प्रेशर में आ जाते हैं? समाज के प्रेशर में आ गए, सोसाइटी के प्रेशर में आ गए, पड़ोसी के प्रेशर में आ गए, हमेशा वो प्रेशर बना रहता है। एक अनआइडेंटिफाइड, एक इमेजिनेटिव प्रेशर यहाँ पर हमेशा क्रिएटेड रहता है। ये इशू रहता है जब भी नवमेश और 7th भाव जुड़ते हैं। मैं मानता हूँ भाग्य उदय मैरिज के बाद हो सकता है, ठीक बात है। भाग्य उदय मैरिज के बाद नहीं, भाग्य उदय इस अप्रोच के बाद होगा कि एकला चलो इज नॉट गुड पॉलिसी, मैं भी चलूँ तुम भी चलो, दोनों मिलके ग्रो करें। जितना आप लोगों के साथ कनेक्ट करोगे, डिप्लोमेटिक बने रहोगे, उतना ठीक है। और जब आपने कहा कि साहब एकला चलो, देन वो भाग्य उदय में कुछ डाउनफॉल आ जाएगा। आई एम नॉट सेइंग कि एकला चलो इज नॉट अ गुड पॉलिसी, आई एम सेइंग इट इज नॉट फॉर यू। तो उस भारी प्रभाव से हमें निकलना चाहिए। और यहाँ पर 7th हाउस को मारक भी है, तो मारक होने की वजह से आप समझ सकते हैं कि शुरुआत में अगर हमारी ग्रोथ नहीं हो पाई है तो उसका रीज़न ये है कि भारी प्रभाव बहुत था, अनआइडेंटिफाइड हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी थे, फैमिली ने हेल्थ इश्यूज़ की वजह से काफ़ी सफ़र करा और उसकी वजह से हम ग्रो नहीं कर पाए। फिर भी भाग्य उदय के अच्छे खासे मौके, अच्छे खासे चांसेस हमें एज में 12 साल पे, 19 पे, 24 पे, 31 पे, 36 पे और 41 पे मिल सकते हैं। ये रनिंग एज है, इनके समय हमें कुछ भाग्य उदय की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। ये कंप्लीट नहीं है कि साहब इनमें मिल गई तो मिल गई, अब नहीं मिलेंगी, ऐसा नहीं है। इसके बाद भी एडिशंस होते हैं, लेकिन उसको हम नेक्स्ट सेशन के लिए बचा के रखते हैं, ताकि हम बेसिक से चीज़ों को लेकर चलते हैं गाइस। हर इंसान अपना है, हर इंसान अगर समझेगा तभी हम सब ग्रो करेंगे। अगर नवमेश अष्टम भाव के अंदर है तो नवमेश का अष्टम भाव के अंदर होना इंडिकेट करता है आपकी जो ऊर्जा है बचपन की, वो अष्टम भाव से शेप हुई है। आपका बचपन अष्टम भाव ने शेप करा है। अगर अष्टम भाव ने पॉजिटिव तरीके से इसे शेप करा है, जैसे कि नवमेश जो है अष्टम भाव में अपनी उच्च राशि में है, साहब अच्छा बना हुआ है, मित्र की राशि में है, अच्छी जगह बैठा हुआ है,
तब आप क्या कहेंगे, ग्रोथ ही ग्रोथ रही है आपके घर में। तो आपके परिवार ने तंत्र मंत्र से या फिर कहीं ना कहीं ऑकल्ट से, किसी गुरु से कोई सपोर्ट हासिल करा है। परिवार ने काफ़ी गहरी मिस्ट्रीज को या गहरे ज्ञान को अपने अंदर समाहित रखा है। आप कह सकते हैं लॉटरी तक से फ़ायदा हो सकता है, या बचपन से आपकी अप्रोच ऐसी हो गई है ओवरनाइट सक्सेस, जल्दी सफलता देखने को मिल जाए। और अगर ये मैलेफिक हो गया तब आप इसके अपोजिट कहेंगे। तब आप कहेंगे कि ग्रोथ हो सकती थी, लेकिन अनडायग्नोज हेल्थ इश्यूज, अनडायग्नोज इश्यूज, अनडायग्नोज एनिमी, साहब पता ही नहीं है मेरा दुश्मन कौन है, लेकिन उसके भय ने, उसकी चिंता ने हमारी ग्रोथ को रोक दिया। हम बाहर जा सकते थे अच्छी एजुकेशन लेने, लेकिन वही भय, वही चिंता, अनसर्टेनिटी, वो हमको रोक के बैठ गई। हम औरों की तरह लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते थे, लेकिन अनकन्वेंशनल एजुकेशन हमने ली। जो लोग एजुकेशन ले रहे थे, हमने वो एजुकेशन नहीं ली, कुछ और सीखा, कुछ और पढ़ा, और आज उसकी वैल्यू हमें नहीं दिखाई दे रही है। तो आप समझ सकते हैं कि अष्टम भाव नकारात्मक रूप से आपके भाग्य को हर्ट करने लग जाएगा। आपका बचपन ही ऐसा हो जाएगा, उसमें आपकी गलती नहीं है। आपके बचपन की अप्रोच ही ऐसी हो गई कि घर में शुरुआत से ही अष्टम भाव का माहौल बना रहा। तंत्र मंत्र का पता नहीं था कि कौन हमारा दुश्मन है, कौन साथी है, कंफ्यूजन बना रहा, अनसर्टेनिटी बनी रही, और इसकी वजह से हमें समस्याओं का सामना करना पड़ा। अष्टम भाव डेथ को या किसी सेपरेशन को भी दिखाता है। तो हो सकता है बचपन में ही किसी तरह के सेपरेशन से आपने सामना करा हो। तो मैं मानता हूँ ये एक प्रॉब्लम है अष्टम भाव की। अच्छी बात क्या है कि आप ऑकल्ट के अंदर आके, एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग में आके इसको शेप दे सकते हैं। और अगर किसी देवता के रूप में जानना है तो माँ काली के टेम्पल में एनोनिमस गुप्त जो डोनेशंस है वो आपको करनी चाहिए। उससे यहाँ पर भाग्य उदय होने की संभावनाएं काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। मैं मानता हूँ कुछ समय है जिसके अंदर अच्छा भाग्य उदय हो सकता है। जैसे 13 साल पे कोई अच्छा इवेंट हुआ हो, 20 साल पे, 19 पे, 32 पे और 37 पे, इन पे कुछ अच्छा इवेंट होना, कुछ पॉजिटिव इवेंट होना, या फिर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होना, यू कैन से, दिखाई देता है। डिपेंडिंग ऑन द प्लैनेट, डिपेंडिंग ऑन द ज़ोडिएक साइन, क्या उच्च का है, नीच का है, पॉजिटिव है, मैलेफिक है, किस तरह का है। बट आप समझ सकते हैं कि ये पर्टिकुलर हाउस जो है अष्टम भाव आपके बचपन को शेप करके गया है। तो 24 साल तक कुछ भी अनसर्टेन काम नहीं करना चाहिए कि साहब 24 साल में मैंने बिजनेस डाल दिया, 24 साल के अंदर ही मैंने तो रिलेशनशिप्स बना लिए, एक से अधिक बना लिए, या मैं चीज़ों को छुपाता बहुत हूँ, ना करें। उसका रीज़न ये है कि अच्छा अगर है तो हो सकता है आपको लॉटरी लग जाए, हो सकता है आपका बिजनेस ओवरनाइट सक्सेस खा जाए, लेकिन अगर बुरा हुआ तो इतना परेशान हो जाओगे कि फिर आपको कभी भी ट्रस्ट ही नहीं आएगा इन कामों के अंदर। आपको लगेगा ये काम मुझे नहीं करने हैं, मुझे ना मैरिज करनी है, ना रिलेशंस बनाने हैं एंड ऑल, ना मैं कोई बिजनेस करूँगा, ना कभी मैं लॉटरी में जाऊँगा। तो वो नकारात्मक भी हो सकता है। जितना सावधान रहें इसमें वो अच्छा, और ये उपाय करते रहें डिपेंडिंग ऑन द इवेंट्स हैपेंड इन योर लाइफ। नवमेश अगर नवम भाव में ही है, ये इंडिकेट क्या करता है कि बचपन का जो प्लैनेट है, जो आपकी बचपन को इंडिकेट कर रहा है, आत्मा की जो बेसिक कॉल है वो वहीं पर बना हुआ है, उसने किसी और हाउस के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करा। तो ये एक तरह की ट्रस्ट इशू को दिखाता है, नेगेटिव में अगर कहें तो, और पॉजिटिव में कहें तो ये इंडिकेट करता है कि पर्सन जो है खुद पे ट्रस्ट ज़्यादा करता है। नवम भाव का अधिपति नवम भाव में ही है, अपने गुरु पे ट्रस्ट बहुत ज़्यादा करता है, अपनी आत्मा पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है। वो हमेशा 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 एक सेल्फ सोल लर्निंग प्रोसेस में लगा रहेगा। इसके अंदर वो हर क्वेश्चन का आंसर अपनी आत्मा से जानना चाहेगा, आंख बंद करके देखना चाहेगा कि मुझे क्या इंडिकेशंस मिलती हैं, क्या ये सही हैं, गलत हैं, किस तरह की इंडिकेशन या आंसर्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। अगर प्रैक्टिकल रूप में हम कहें तो नवमेश का 9th हाउस के अंदर होना काफ़ी अच्छी अलाइनमेंट है, काफ़ी प्रकाश जनित अलाइनमेंट है। कन्फ्यूजन्स नहीं आते हैं, लाइफ की पाथ जो है वो क्लियर रहता है, सही चीज़ें हमें सही समय पे दिखाई देती हैं, और बचपन भी काफ़ी अच्छा आप मान सकते हैं जब ये यहाँ पर उपस्थित हो। ये दूसरी तरह से इंडिकेट करता है कि बचपन पे अध्यात्म का, चाइल्डहुड पे अध्यात्म का, ग्रैंडफादर का, इनका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा हमने देखा है। एजुकेशन स्ट्रीम एंड ऑल इन सब चीज़ों को अच्छा दिखा सकता है, लेकिन अगर ये अस्त हो गया, या ये वक्री हो गया, या ये नीच नवमांश में हो गया, तो हमें हमारे बचपन पे एक्सट्रीम की समस्याएं देखने को मिलेंगी, अधिक से अधिक परेशानियां देखने को मिलेंगी। तो अगर ये पीड़ित है तो आपको करना क्या है, आपको केवल और केवल इसके रिगार्डिंग उपाय करने हैं। और उपाय के अंदर, क्योंकि ये 9th हाउस में है, या तो किसी गुरु को समर्पण कर दिया जाए पूर्ण रूप से, या फिर लॉर्ड विष्णु को अपने इष्ट देवता के रूप में अपना लिया जाए। वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पर हो सकता है, हमारे उन समस्याओं से बाहर आने के लिए जो हमें बचपन से प्राप्त है। किस तरह का प्लैनेट है उसको एक बार देखिएगा कि प्लैनेट कैसा है, वो उस तरह से चीज़ों को शेप करने की कोशिश करेगा। अगर 9th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में हो तो गाइज, नवम भाव आपके जीवन को शेप करता है, आपके बचपन को शेप करता है, आपके थिंकिंग पैटर्न्स को शेप करता है। क्योंकि 9th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में गया है, इसका अर्थ है कि आपके बचपन के ऊपर दशम भाव का सबसे अधिक प्रभाव है।
आप जिस चाइल्डहुड के अंदर, आपने जिस फैमिली के अंदर जन्म लिया है, उसके ऊपर दशम भाव का बहुत प्रभाव है। निष्काम कर्म कर सकते हैं कि अपने बारे में नहीं सोचते, अपनी ग्रोथ के बारे में नहीं सोचते, औरों के लिए कार्य करते रहते हैं। यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर यह हो सकता है कि दशम भाव ऑल अबाउट जॉब, कि ज़्यादातर फैमिली में जॉब से रिलेटेड, प्रोफेशन से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड बातचीतें जो हैं वो चलती रहती है। 10th हाउस इज ऑल अबाउट आपका पर्पस ऑफ लाइफ। तो परिवार भी यहाँ पर आपको आध्यात्मिक दिखाई देगा। और मैं तो मानता हूँ कि 9वें भाव का अधिपति अगर 9 से 12 नंबर तक के हाउसेज में बैठा हुआ है तो वहाँ पर आपको हमेशा दिखाई देगा कि इसकी आत्मा बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक है, और आध्यात्मिक ही ये मोक्ष प्राप्त करने के लिए आया है। ये कोई इमोशनल मोक्ष या प्रैक्टिकल मोक्ष के लिए नहीं आया, ये केवल आध्यात्मिक मोक्ष प्राप्त करने के लिए यहाँ बैठा हुआ है। तो 9वें का दशम में जाना ये आध्यात्मिक मोक्ष भी इंडिकेट करता है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर कॉज ऑफ 10th हाउस आपकी भी साइकोलॉजी जो है वो निष्काम कर्म जैसी बन गई है कि रिजल्ट पे फोकस मत करो, अपने जॉब पे फोकस करो, वर्क पे फोकस करो और आगे बढ़ो। और इसको ही आप कहते हैं धर्म कर्म राजयोग, 9वें और दशम भाव का बनता है। अगर पॉजिटिव है तो ये सारी चीज़ें हैं, और अगर ये नेगेटिव हो गया, अगर मान लो ये 9वें भाव का स्वामी दशम में नीच का हो गया, पीड़ित हो गया, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? तब आप कहेंगे कि साहब बहुत कुछ हो सकता था, बहुत पोटेंशियल है आपके चार्ट के अंदर, बहुत प्राप्त किया जा सकता था, लेकिन समस्या किससे आई? समस्या आई आपकी अप्रोच से। आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ऐसी आएंगी जो आपको आपके पथ से डिस्टर्ब करना चाहती हैं, डिगा देना चाहती हैं कि ये इस काम को ना करे, या फिर जॉब के इश्यूज चलते रहते हैं, और उन इश्यूज़ की वजह से आप अपनी लाइफ को शेप नहीं दे पाते, अपनी लाइफ को ग्रो नहीं कर पाते। बचपन से ही एक तरह का कन्फ्यूज़न आपने देखा है, जिसके अंदर कहीं ना कहीं आप जो है डायरेक्शन प्राप्त नहीं कर पाए। फैमिली आपको वो डायरेक्शन नहीं दे पाई कि आपको करना क्या है और क्या नहीं करना है। तो अगर पॉजिटिव है तो बहुत अच्छा हो सकता है, और अगर नेगेटिव है तो कुछ ये समस्याएं आ सकती हैं। और इसके अंदर भी एजुकेशन में कुछ डिस्टर्बेंस शुरुआत में देखने को मिल सकता है, क्योंकि पर्सन बचपन से ही प्रेशराइज हो जाता है कि भाई मुझे तो काम करना है, मुझे तो जॉब करनी है। इस तरह का प्रेशर परिवार में कहीं ना कहीं क्रिएट हो जाता है। मैं मानता हूँ अच्छे खासे इवेंट यहाँ पर हो सकते हैं एट 15, एट 22, एट 27, 34, 39, 40, 34, 39 एंड 44। इनके अंदर कुछ अच्छे इवेंट हो सकते हैं। ये रनिंग एजेस हैं, इनके अंदर हमारे जीवन में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट घटित हो सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द प्लैनेट। हमने पूरा एक्सप्लेन करा है कि नीच का क्या है, उच्च का क्या है, अस्त क्या है, पीड़ित कैसे होता है, तो उसको एक बार एक्सप्लोर करो। अगर 11th हाउस में हो तो 9th हाउस का लॉर्ड, वेल 11th हाउस इज व्हाट? सोशल मीडिया, नेटवर्किंग, मार्केटिंग, ये सब 11th हाउस से आता है। 9वें भाव का अधिपति 11th हाउस में है, तो 11th हाउस के मैटर से आपका भाग्य उदय होगा। The way you managing your social media handle, your public image, the way you managing your bank account, the way you managing your reserve money, वही आपके भाग्य को उदय दे सकती है। मैं मानता हूँ कि यहाँ पर आत्मा ने आपके बचपन को शेप ही ऐसी दे दी है, आपने परिवार का एनवायरनमेंट ही इस तरह का देखा है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा शुरुआत से बचपन से पैसे की बात होती थी, बैंक बैलेंस की बात होती थी, प्रॉपर्टीज़ की बात होती थी अबाउट सोशल मीडिया, बात होती थी अबाउट पब्लिक इमेज की साहब हमारी इमेज ही बिगड़ गई, या हमारी तो इमेज बहुत अच्छी है, हम हमारी इमेज को नहीं बिगड़ने देंगे। इस तरह की बातें 11th हाउस में की जाती थी आपसे। आपकी एजुकेशन के लिए आप ये कह सकते हैं कि 9th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में बैठे, और अगर ये अच्छा हो, मतलब अच्छी राशि में है, पीड़ित नहीं है, अच्छी स्थिति है इसकी, तब आप कह सकते हैं कि एजुकेशन में भी कोई गैप नहीं आएगा और आपकी सोशल इमेज और पब्लिक इमेज अच्छी बनी रहेगी। और अगर ये पीड़ित हो गया, एफ्लिक्टेड हो गया, तो दिक्कत क्या आएगी? आपकी इमेज खराब होगी, पब्लिक इमेज में इशूज आएंगे, सोशल इमेज में इशूज आएंगे। आप बैंक अकाउंट मैनेज करोगे, दिक्कत आएगी। आपको दिक्कत आएगी अपने फ्रेंड सर्कल को चुनने में कि मेरा रियल फ्रेंड कौन है, मेरा ट्रू फ्रेंड कौन है। उनकी वजह से काफ़ी भाग्य उदय भी हो सकता है। असली फ्रेंड मिल गए तो, और नकली मिल गए तो, छद्मवेशी मिल गए तो उनकी वजह से भाग्य डाउन भी हो सकता है। कुछ भी हो, हमें क्या करना है? हमें अपने आप को अनवरत किसी इष्ट देव की तरफ रखना है। और यहाँ पर बेस्ट टू बेस्ट आप क्या कर सकते हैं? बेस्ट टू बेस्ट आप जा सकते हैं कॉज ऑफ 11th हाउस। और से अगर आपको यहाँ पर जाना है तो या तो लॉर्ड कुबेर को अपना एक ईस्ट बना के रखिए, या लॉर्ड बुद्ध को, लॉर्ड विष्णु को, क्योंकि आपको वो डिप्लोमेसी डालनी ही पड़ेगी नो मैटर व्हाट यू डू। क्योंकि आपके फ्रेंड सर्कल, आपका आसपास का सर्कल जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, वहीं पर कोई छद्मवेशी इंसान जो है वो हो सकता है। भाग्य उदय के लिए मैं इंपॉर्टेंट इवेंट मानता हूँ 16 साल पे, 23 साल पे, 28 पे, 35 पे, 40 पे, 45 पे एंड 47 पे अच्छे इवेंट या फिर इंपॉर्टेंट इवेंट, रिमेंबर इंपॉर्टेंट इवेंट घटित हो सकते हैं। करना हमें क्या है? उपाय करने हैं,
और जो भी इवेंट हो उसके बारे में हमें बताना है। और आप क्या कह सकते हैं इसके बारे में, बचपन को शेप करा है। पूरे सेशन को देखोगे 1% कन्फ्यूज़न नहीं आएगा। हाँ, अब अगर आपको टाइम स्टैम्प्स में देखना है, एक एक पार्ट को देखना है, तो गाइस कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो छूटेगी। 12th हाउस में अगर हो तो 12th हाउस इज़ वॉट, 12th हाउस इज़ द मोक्ष, 12th हाउस इज़ मोक्ष है। इसके आगे फिर नया साइकिल, नया सर्कल स्टार्ट होगा। 12th हाउस बिल्कुल अंत में आता है, लास्ट है ये बिल्कुल। और 12th हाउस के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि नवम भाव का 12th हाउस से संबंध आध्यात्मिक रूप से उन्नतिदायी होता है। इसमें कोई शक नहीं है, आत्मा पूर्ण रूप से मोक्ष प्राप्त कर सकती है। इसकी भी कंफर्म पॉइंट या कंफर्म आंसर हमें यहाँ से मिलता है। लेकिन इसी पर्टिकुलर अलाइनमेंट से ये इंडिकेट होता है कि हमारा भाग्य उदय कहीं ना कहीं 12th हाउस पर निर्भर है। 12th हाउस हमसे बहुत दूर है। हमसे दूर का अर्थ है परिवार से दूर है। परिवार से दूर जाके दूसरी सिटी में, दूसरे स्टेट में, फॉरेन कंट्रीज़ में, डिफरेंट कल्चर के साथ, मतलब एक नयापन आपको लाना पड़ेगा। आपको ये महसूस हो सकता है एट अ पॉइंट आके कि हमारे ऑप्शंस ख़त्म हो रहे हैं। एज अ फैमिली हमारे ऑप्शंस ख़त्म हो रहे हैं। परिवार की वो इमेज नहीं रही, वो सोशल इमेज नहीं रही, मैरिज के इशूज़ आ रहे हैं, ऑप्शंस ख़त्म होते जा रहे हैं। फाइनेंस में भी, जॉब में भी ऑप्शंस घट रहे हैं। तो आपको नए नए ऑप्शंस की तलाश करनी पड़ेगी। दैट्स वाई इट इज़ 12th। खुद से दूर, पर सबसे दूर, नई जगह जाके ऑप्शंस तलाश करने पड़ेंगे। नई कंपनीज़ में, नई जॉब सेक्टर्स में, परिवार में जो लोग कर रहे थे उससे अलग हट के कुछ करना पड़ेगा। और अगर ये 9th हाउस का लॉर्ड वहाँ अच्छी तरह बैठा हुआ है तो मैं मानता हूँ इसमें आपको अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा। आप नयापन अपने परिवार में, स्वयं में लेके आ पाओगे और अपनी पूर्ण इच्छाओं को कंप्लीट कर पाओगे। और अगर इसमें अफ्लिक्शन है, ठीक, वो सपोर्ट नहीं है, समस्याएं हैं, तो फिर दिक्कत क्या है? फिर दिक्कत केवल और केवल इतनी सी है कि हमें बस वो नए सपोर्ट नहीं मिल पाता। हम उसी ढर्रे पे, उसी पैटर्न पे, उसी चीज़ को बार 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 करते रहते हैं। ये दिक्कत का पॉइंट है। क्या अच्छे स्ट्रीम हमारे लिए हो सकते हैं? वेल, एजुकेशन में मैं मानता हूँ मेडिकल साइंस एक अच्छा स्ट्रीम हो सकता है, हीलिंग सेक्टर अच्छा हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी अच्छी हो सकती है, शेयर स्टॉक मार्केट भी एक वेल वर्दी ऑप्शन, या फिर अगर बिजनेस में कहो तो टेक्सटाइल अच्छा हो सकता है। भाग्य उदय के लिए इंपॉर्टेंट इवेंट 17 साल पे 24, 29, 36, 41, 46 इस पे हो सकते हैं घटित। ये रनिंग एज मैंने बताई है। भाग्य उदय के लिए इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव इवेंट हो सकता है। पॉजिटिव वो हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो, साहब नए आदमी से मिल गया, किसी नए पर्सन से कनेक्ट कर गया, गेटिंग द पॉइंट। तो पॉजिटिव या फिर इंपॉर्टेंट इवेंट इसमें घटित हो सकते हैं। दिस इज फॉर द 12th हाउस। ये 12th हाउस के लिए है। बार बार हमें लेट गो तो नहीं करना पड़ता। हमें कहीं उस तरह का प्रेशराइज तो नहीं किया जाता कि हमें बार बार चीज़ों में लेट गो करना पड़े। हमने बचपन में ऐसे सिनेरियोज देखे हैं, लेट गो कर दो साहब। अगर बिगड़ गया ना ये 9th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में जाके, तो ये होगा लेट गो कर दो साहब, तुम्हारे साथ जो हुआ हुआ, अब आगे बढ़ो। इसका अर्थ है प्रॉपर्टी इशूज़ आए, लीगल इशूज़ आए, आपसे ही डिमांड की जाएगी कि तुम छोड़ो और आगे बढ़ो। है कमाल की बात। पर यहाँ पर ये दिक्कत दे होती है। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग। So this is for this session. In the next session, we'll cover things to more depth. If you want to continue, press the like button and drop a comment. Your comments and your like, believe me guys, यही है जो हमें बताता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं. So ये बहुत 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 powerful चीज़ है. We'll meet you in next.